नमस्ते सभी को। सभी का इस मध्यस्थ दर्शन अध्ययन अभ्यास सत्र की ऑनलाइन फॉलोअप गोष्ठी में स्वागत है। नमस्ते श्याम भैया, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। जी भैया, तो किन्हीं का क्वेश्चन या शेयरिंग का पहले से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट अभी किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो या शेयरिंग हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपको माइक प्रोवाइड करेंगे। हफ्ते भर में आपका किसी बात पर ध्यान गया हो जो आप शेयर करना चाहते हो या कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। रेनू मौसी जी, आपको माइक दिया है, आप बता सकते हैं। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया, पिछले हफ्ते जो गोष्ठी हुई थी और उस वक्त जो चर्चा हुई थी, तो मुझे ये दिखा था कि मैं अपने आप से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो ये मुझे काफी गहराई से दिखा था। पर उसके बाद ही जो मेरा मतलब बहुत ही मेरा जो नेक्स्ट सवाल हो गया था और काफी थोड़ी बेचैनी सी भी हुई कि फिर कनेक्ट कैसे हुए। मतलब ये चीज समझ आ रही थी कि भाई ठीक है, दूसरे के साथ में स्नेह या विश्वास के सम्मान के साथ में जीना है और वो भाव अपने में स्थापित होगा, लेकिन मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रही थी कि इससे मेरा अपने आप से कनेक्शन कैसे होगा। तो मैं सोच रही थी एंड मुझे सुबह जो मुझे लगा कि शायद आंसर ये है, तो वो आप बताइएगा कि अपने आप से कनेक्ट होने से मुझे ये लगा कि मैं अपनी भाव में जब जीने लगूंगी, लाइक विश्वास सम्मान, पहले दूसरे के मदद से मैं वो अपने में भाव स्थापित करूंगी। और वो भाव यानी कि जितने भी मानवीय मूल्य हैं, मैं उनके साथ ही जीना चाहती हूँ। और अगर मैं उसके साथ जी पाऊंगी तो उस भाव में रहना शायद अपने से कनेक्टेड होना है। और इसमें जो बाधा है वो ये है कि अपने जो अमानवीय जो भी मेरे अंदर जो चल रहा होता है उसको मैं देखना नहीं चाहती, उसको स्वीकारना नहीं चाहती। तो शायद वो डिस्कनेक्ट है। और उसको स्वीकार करके और भावों की तरफ मैं जाऊं तो ये शायद अपने आप में अपने से कनेक्ट होना हो सकता है। और वो अगर मैं अपने से कर पाती हूँ तो सहज रूप से दूसरे के लिए भी कर पाती हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा मनन का चला। तो इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है वो बताएं भैया। जी दीदी, ठीक सोच रही हैं आप। वस्तुतः विश्वास सम्मान स्नेह जैसा कोई भी भाव है हम में किसी के लिए भी हो, पर होता तो भाव हमारे अंदर है ना। जी भैया। तो अपने उन भावों का पता होना बेसिकली अपनी ही जीवन क्रिया का तो पता होना है। क्योंकि हम्म। विश्वास सम्मान स्नेह जैसे भाव किसी के लिए भी हो रहे हो हमारे में, बट वो हो मेरे अंदर रहा है और मेरी ही जीवन क्रिया का एक हिस्सा है। जी। तो इस रूप में हम जितना उन भावों के प्रति सजग होते हैं, अवेयर होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, उतना वस्तुतः हम स्वयं के प्रति ही कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो जी। एक जगह तो वो है कनेक्ट होने का। दूसरा ठीक। जो उसी से जुड़ा हुआ है वो ये कि इन भावों के रहते हुए हम अपने में सहज महसूस कर रहे हैं कि असहज महसूस कर रहे हैं, आराम हम्म। महसूस कर रहे हैं कि परेशानी महसूस कर रहे हैं। ये अपने से कनेक्ट होने का दूसरा जगह है, जो हमारी स्थिति के बारे में बताता है कि हमारी स्थिति अभी सहजता की है कि असहजता की है, हम्म। सकारात्मकता की है कि नकारात्मकता की है। वो और एक जगह है जो हमको कनेक्ट करके अपने से जोड़ता है, क्योंकि ये भी हमारे अंदर ही घटित हो रहा है। मेरा सहज होना भी मेरे अंदर ही है, मेरा असहज होना भी मेरे ही अंदर है। और धीरे धीरे ये बात कनेक्ट करके देखेंगे तो दिखेगा कि विश्वास सम्मान स्नेह प्रेम जैसे जो भाव हैं, ये हमारी सहज स्थिति को लीड करते हैं या उसका प्रतिफल है, स्वाभाविक प्रतिफल है अपना सहज स्थिति का होना। और अपने अंदर किसी भी प्रकार के अंतर विरोध का, क्रोध का, नकारात्मकता का होना अपनी असहज स्थिति को लीड करता है। यानी उसका नेचुरल कंसिक्वेंस है अपनी स्थिति का असहज हो जाना।
तो चाहे अपनी स्थिति की सहजता असहजता देख रहे हैं हम, चाहे अपने विश्वास सम्मान स्नेह जैसे भावों के प्रति सजग हैं हम, ये दोनों वस्तुतः अपने से ही कनेक्ट करता है। एनवीसी के लैंग्वेज में कहिएगा तो विश्वास सम्मान स्नेह जैसे भावों के साथ जुड़ना बेसिकली अपने नीड के साथ जुड़ना है, अपनी आवश्यकता के साथ जुड़ना है। क्योंकि मध्यस्थ दर्शन की भाषा में देखेंगे तो ये विश्वास सम्मान स्नेह जैसे भाव बेसिकली मैं की आवश्यकता है, नीड है, जरूरतें हैं। तो इन भावों विश्वास सम्मान स्नेह के प्रति सजग होना वस्तुतः अपनी जरूरतों के प्रति सजग होना है। और जो सहजता या असहजता की स्थिति के प्रति हम सजग होते हैं वो बेसिकली एनवीसी का सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव का लिस्ट है। अगर आप एनवीसी वाले उस पूरे से गुजरे हैं तो उसका सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव का जो लिस्ट है वो बेसिकली सहजता असहजता की स्थिति को बताता है। और जो विश्वास सम्मान स्नेह जैसे भाव जिसको हम कहते हैं वो एनवीसी के लैंग्वेज में नीड है दीदी, आवश्यकता है। और ये दोनों के प्रति सजगता बेसिकली एनवीसी के लैंग्वेज में कहेंगे तो अपने नीड और अपने फीलिंग के प्रति सजगता है। बट एनवीसी का फीलिंग और जिसको हम जीवन विद्या में भाव कहते हैं ये दोनों में अंतर है। जीवन विद्या का जो भाव है वो वस्तुतः एनवीसी का नीड है। जी भैया। जी हाँ जी हाँ, वो ठीक है। वो शब्द चाहे बदल दें पर मूल बात तो वही है कि हमको ये चाहिए और ये हमारी फीलिंग है, और उनके साथ ही हम सुखी रहेंगे। और उससे अन्यथा कुछ भी होता है तो अपने में अंतर्विरोध चलता रहेगा, और अंतर्विरोध है तो अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते, वो असहजता की स्थिति बनी रहती है, तो वो अपने से डिस्कनेक्टेड वाली जो फीलिंग आती है वो बनी रहती है। तो मतलब कुल मिलाकर के वो मतलब हमेशा कोर पे ही आकर के बात आती है कि विश्वास सम्मान स्नेह जैसे मूल्यों के साथ में जीना है, उसका प्रयास लगातार करते रहना है। और जहां पे भी असहजता हो रही है तो मूल में जाके देखना है कि मेरी क्या नीड फीलिंग है, दूसरे की क्या नीड फीलिंग है, और आगे का स्टेप क्या करना है। तो प्रैक्टिस के लिए घूम फिर करके यही दो तीन बिंदु ही आ जाते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। जी दीदी। और उसके पहले एक फंडामेंटल बात यह है कि अपने में विश्वास सम्मान स्नेह जैसे भाव को बनाए रखने के लिए समझ में किस बात को इंश्योर करना है या हम्म। अस्तित्व की किस वास्तविकता पर अपने ध्यान को बना करके रखना है, ताकि नेचुरली हमको विश्वास सम्मान स्नेह जैसे भावों से जीने की प्रेरणा मिल सके और वो भाव स्वाभाविक रूप में हमारे अंदर पैदा हो सके, उद्गमित हो सके। जी भैया, बिल्कुल भैया। कोर अभ्यास वहां पे है हम्म। कि वो मूलभूत सच्चाई के ऊपर ध्यान को सतत बना के रखना, ताकि वो पॉजिटिव फीलिंग्स विश्वास सम्मान स्नेह जैसे भाव सहज रूप में हमारे अंदर उभर सकें। जी भैया। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी विकास भैया बताइए, माइक दिया है आपको। जी भैया। नमस्ते सभी को, नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते अ, नमस्ते। जी। तो भैया अभी जो बात चल रही थी ना उसी से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन भी था कि एक तो जो मध्यस्थ दर्शन में जो भाव है वो एनवीसी में नीड है, एनवीसी का वो नीड है हमारा, वो चीज़ तो समझ में आता है मुझे अभी, मतलब वो कनेक्ट होता है। पर मेरा एक कंसर्न ये था भैया कि अभी जो डेली लाइफ में हम लोग अभी जो जी रहे होते हैं, है ना, परेशानी में जी रहे होते हैं, मान्यताओं में, मान्यताओं के आधार पे, संवेदनाओं के आधार पे, या उसको मैं अध्ययन वाली भाषा में बोलूँ तो जो B2 ब्लॉक में हम जी रहे होते हैं, है ना, तो वैसा जीने का एक टेंडेंसी हो जाता है हमारा। पर यहीं पर फिर हम यहीं यहीं घूमते रहते हैं, यहीं चिपक जाए रहते हैं। तो उस चीज को मैं देख पा रहा था कि ये तो चिपकाव है, मैं थोड़ा विरोध में आ जा रहा हूँ किसी से, कभी किसी से प्रभावित हो जा रहा हूँ तो कभी किसी के ऊपर निर्भर हो जा रहा हूँ, ऐसा देख रहा था। पर फिर एक बार मतलब फिर मैंने अध्ययन अध्ययन ये अपन का सार सत्र वाला दोनों अभ्यास को मैंने फिर से देखने का प्रयास किया। तो उसमें फिर मुझे एक ऐसा मतलब फीलिंग आई कि जो हम संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के आधार पे जब सोचते हैं, उसके आधार पे जीने का प्रयास करते हैं, तो चीजें थोड़ी इजी सी लगती हैं। मतलब कि
जैसे मुझे विरोध आ रहा था मेरे जीजू के प्रति, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं देखते और दीदी ही पूरा घर का खर्चा देखती हैं और अपना परिवार पाल रही हैं। तो मुझे जीजू के प्रति थोड़ा विरोध आ रहा था, क्योंकि वो ड्रिंक करके घर में आ जा रहे हैं ऐसा। तो एक विरोध तो आ रहा था, पर फिर ये विरोध मुझे सहज रूप से स्वीकार्य नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने देखा कि एक मानव के रूप में तो वो जब ड्रिंक नहीं किए रहते तब तो ठीक ठाक रहते हैं ऐसे करके, तो उस समय वो मुझे स्वीकार्य हो गए। तो मैं मेरा प्रश्न ये है भैया कि जब हम ये जो समझ के आधार पे जब निर्णय लेते हैं तो जीना थोड़ा आसान सा लगता है। और अभी जो है इधर हम फंसे हुए हैं, पर उसकी उसकी निरंतरता नहीं हो पाती, जो मैंने निर्णय लिया उसका इधर ही बार बार फिसल के आ जाते हैं। तो वो इजी सा भी लगता है और ये कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम कॉम्प्लिकेशंस को ही चुन लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है समझ नहीं आ रहा है मुझे। और उस उधर की निरंतरता बहुत ज्यादा नहीं बनी रहती, हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व के आधार पर जीने का प्रयास करूँ, ऐसा सजगता बनाने का अभ्यास कर रहा हूँ, पर प्रयास कर रहा हूँ, पर वो हमेशा मतलब इधर फिसलना हो ही जाता है, मतलब विरोध वाला भाव थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। हालांकि देखना हो रहा है अच्छे से। जी भैया। कारण बता देता हूं पहले थोड़ा, फिर निवारण के लिए तो कई तरह से काम कर सकते हैं। जी जी जी। कारण तो एकदम सिंपल है, दो में से एक बात होता है इस कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन में हमारे बार बार गिरने का। या हाँ तो लंबे समय का आदत और अभ्यास इसका हो गया है, हाँ। तो सजगता जैसे ही हमारी छूटती है हम अनजाने में उस पुराने डिजाइन में उतर आते हैं। हम्म इस सजगता जैसे ही हमारी छूटती है, चूंकि हमारा लंबा आदत और अभ्यास इस पुराने रिएक्टिव डिजाइन का ही बना हुआ है, विरोध के हम्म बदले विरोध करने का, मन लाइक कुछ नहीं हो रहा है तो पलट के जवाब देने का, कहीं गलती हो रहा है तो गुस्सा करने का, ये सारा हम्म। डिजाइन अभी बना हुआ है हमारे अंदर। तो वो जी पुराना पैटर्न चल जाता है अगर हम अवेयर नहीं रहते हैं तो। एक कारण तो ये होता है। जी। दूसरा कारण ये होता है कि अनजाने में ही सही वो पुराना डिजाइन अपने को सुखी होने का या दुख से बचने का उपाय लगता है। किसी जी। जगह पर हमको ऐसा लगता है कि ये सब ठीक वाले डिजाइन से जीना शुरू कर देंगे तो उससे चीजें ठीक तो हो नहीं रही हैं, और हम्म चीजें और बिगड़ जाएंगी या हमारी स्थिति ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी या लोग उसका अनड्यू एडवांटेज उठा के ले जाएंगे या मेरी स्थिति और खराब हो जाएगी या मेरे अधिकारों का और पूर्ति होने का काम नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई ना कोई निगेटिव हमको दिखता है ठीक जीने में, हम्म या दूसरी भाषा में कहें तो गलत जीने में ही अपनी वो सुख दिखाई देता है, वो सहजता दिखती है, या दुख से बचने का उपाय दिखता है। हम्म। तो इसलिए फिर हम बार बार उस रूट में जा करके चल देते हैं और हमको लगता है कि अभी तो ये करना ही पड़ेगा, या हमको लगता है अब और करें तो करें क्या। हम्म। कारण तो ये होता है उस रूट में जाने का, देखोगे तो। जी। सॉल्यूशन क्या है पूछोगे, हम्म तो ये पहला सॉल्यूशन तो वही है जो तुम कह रहे हो कि सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंध, यानी अस्तित्व की कोई ऐसी मूलभूत सच्चाई जिस पर ध्यान बने रहने से हमको सकारात्मक जीने की प्रेरणा मिलती हो, उस पर ध्यान को बना के रखना, ये पहला काम है। जी ये पहला काम है। जी। दूसरा काम है, जिस व्यक्ति का सारा हम निगेटिव देखते हैं और देख करके हमारा मन खराब होता है या विरोध आना शुरू होता है, जैसे तुम्हारे केस में वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो विरोध आ रहा है, हम्म उस जगह पर थोड़ा रुक के ये देखने की जरूरत होती है कि अगला व्यक्ति घर के लिए क्या क्या कर रहा है। हम्म। उसको भी तो हम रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान सकें। तो जी। उसके नहीं करने वाले भाग को तो हम पहचान लेते हैं कि शराब पी रहे, उसमें पैसा खर्च कर रहे या उतनी देर गैर जिम्मेदारी से जी रहे। बट कुछ हम्म। जगह घर में ऐसा भी होगा जहां वो जिम्मेदारी से जीने का काम कर रहे होंगे। जी जी। तो बिल्कुल। उसको पहचानने का काम भी हम कर पाएंगे तो विरोध से मुक्त हो पाएंगे। ये दूसरा हम्म। जगह है। जी। तीसरा जगह देखोगे तो
उस स्थिति में जीता हुआ व्यक्ति, चाहे शराब पीता हुआ या दूसरी समस्याओं में उलझा हुआ व्यक्ति, वस्तुतः दुखी और परेशान है, और अपने दुख को, अपने परेशानी को भुलाने के लिए या कम करने के लिए इस तरह से कुछ उपाय कर रहा है। इस रूप में अगले को ट्रैप्ड या फंसा हुआ पहचानना जरूरी है, कि एक तरह से वो उलझ गया है अपनी गलत मान्यताओं में या अपने कुसंस्कारों में, या अपनी सही जरूरतों को गलत तरह से पूरा करने के डिजाइन में उलझ गया है। ये पहचानना जरूरी है। हम्म। इसके बाद देखोगे तो वस्तुतः अगला व्यक्ति इस तरह का कुछ भी कर रहा है तो वो करते हुए अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने का प्रयास कर रहा है। ये जब हम देखते हैं ना, तो हम्म। यहां से हमको उस व्यक्ति के साथ चर्चा का रूट खुलता है कि वस्तुतः उसकी सही जरूरतें क्या हैं, उसको थोड़ा चर्चा करके हम पहचान सकें। फिर उन सही हम्म। जरूरतों के पूरा होने का अल्टरनेटिव उपाय क्या हो सकता है, रूट क्या हो सकता है, उस पर हम उससे चर्चा करने को शुरू कर सकें। हम्म। अल्टीमेटली आदमी आदमी के बीच किसी भी समस्या का एक ही समाधान है, चर्चा और संवाद। जी। खास करके हम अगले में अगर बदलाव चाहते हैं तो मुझे तो संवाद के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है। हम्म। और संवाद का रूट हमको यही समझ में आता है कि शराब पीने के डिजाइन से जिस स्ट्रेटजी को उसने अपना लिया है, उससे अपनी कौन सी नीड को पूरा करना चाह रहा है, ये हम थोड़ा चर्चा और संवाद करके पता कर सकें। फिर जो हम्म। नीड अगले की समझ में आती है, उसको पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं, जिससे हम्म। दूसरों को भी असुविधा नहीं हो और उनकी भी जरूरत पूरी हो सके। उन उपायों हम्म। को ढूंढने पर चर्चा करने से काम को शुरू किया जा सकता है। जी। और ये अपने अंदर भी जो विरोध आता है ना, हाँ हमको हाँ। बार बार ये पहचानने की जरूरत है कि विरोध इसलिए आ रहा है क्योंकि समस्या के कारण के रूप में हम अगले व्यक्ति को पहचान रहे हैं। हम्म। तुमको हर बार ये लग रहा है कि ये घर की समस्या के कारण में वो है। हमको परेशानी हो रही है या दीदी को परेशानी हो रही है, उसके कारण में जीजा जी हैं या अगला व्यक्ति है। हम्म। हमको ये पहचानना जरूरी है कि हमारा या हमारी दीदी की समस्या का मूल कारण हमारी अपनी कुछ जरूरतों का पूरा नहीं होना है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, इस केस में तुम दीदी के घर में व्यवस्था चाहते हो, जी। या दीदी के घर में हारमोनी रहे, या उनके ऊपर काम का बहुत अतिरिक्त दबाव ना आए, या संतुलित काम का असर रहे, हम्म। आवश्यकता रहे। ये तुम्हारी नीड है, हम्म। जिसके पूरा नहीं होने से तुमको परेशानी हो रही है। जी। जी। अपनी नीड के कारण के रूप में, अपनी नीड के पूरा नहीं होने के कारण के रूप में जब भी हम दूसरे को पहचानने जाते हैं, या अपनी हम्म। समस्या के कारण के रूप में हम दूसरे को जब भी पहचानेंगे, तो वो विरोध की स्थिति बनेगी। हम्म। संसार से हम शिकायत से मुक्त हो सकते हैं अगर हमको ये दिख जाए कि अपनी समस्या का मूल कारण हमारी अपनी किसी जरूरत का पूरा नहीं होना है, और अपनी जरूरतों को पूरा करने के हम बहुत स्ट्रेटजी या उपाय निकाल सकते हैं बिना अगले से उलझे हुए। हम्म। ये जितना जितना हमको पकड़ में आता है, हम शिकायत से मुक्त होते हैं। अन्यथा तो शिकायत नहीं खत्म होगी। सारे शिकायत का एक ही कारण है कि मेरी समस्या के कारण तुम हो। हम्म। जिसके लिए हमको ये बात लगती है, उसी से हमको शिकायत हो जाती है। हम्म। हम्म। तो इतने में से कोई भी एक दो उपाय कर लोगे, उतने से भी सॉल्यूशन निकल जाता है। हम्म। और हर जगह सिद्धांत एक ही है, हमारी कौन हम्म। सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है उसको पहचाने, अगला उस हम्म। गलत स्ट्रेटजी से क्या जरूरत पूरा करना चाह रहा है उसको पहचाने। और आपको हम्म। संवाद अगर करना है तो सबसे पहले ये पहचानना होता है कि अगला व्यक्ति अगर शराब पी रहा है तो वो अपनी किस जरूरत को पूरा करना चाह रहा है। ये बात हम्म। करके अगर आप अगले के साथ सबसे पहले इस्टेब्लिश कर लेते हैं ना, तो अगले को ये हम्म। दिखता है कि आप उसको समझते हैं।
अगले को ये हम्म। दिखता है कि आप उसकी स्थिति को महसूस कर पा रहे हैं, अगले को ये हम्म। दिखता है कि आप उसके लिए कंसर्न रखते हैं। हम्म। उसको पहचाने बिना जो हम शुरू करने जाते हैं कि तुम शराब छोड़ दो या तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो अगला आदमी किसी लेवल पर हमको अपने विरोधी के रूप में देखने लगता है, जाने अनजाने। हम्म। और जैसे ही हम्म। वो विरोधी के रूप में देखने लगा, उसको समझने में सहयोग करने का कोई काम अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने विरोधी से कौन समझना चाहेगा। हम्म। तुमको अभी हमारे मोटिव के ऊपर डाउट हो जाए कि श्याम भैया बात बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि हमसे कुछ चाहिए उनको, हम्म। तो फिर तुम्हारा सुनने का तो मानस ही खत्म हो जाएगा ना। हम्म। जी। तो वो शिफ्ट चाहिए। अगर तुम सहयोग भी करना चाहते हो तो पहली जरूरत है उसको पहचानना। हम्म। फिर उसके बाद इस बात पर चर्चा हो सकती है कि इस विधि से जीने से आपकी ये जरूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन हमारी या घर के दूसरे लोगों की क्या क्या जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। हम्म। इस पर बात हो सकती है। फिर इस पर बात हो सकती है कि घर वालों की भी जरूरत और आपकी भी जरूरत, ये दोनों को पूरा होने का कोई डिजाइन हो सकता है क्या। हम्म। उस आत्मीयता के साथ चर्चा हो सकती है। हो हम्म। सकती है, बट अगर समस्या के कारण तुम जब भी अगले व्यक्ति को पहचानोगे तो विरोध से मुक्त नहीं हो पाओगे, शिकायत से मुक्त नहीं हो पाओगे। हम्म। बहुत छोटा सा स्टेप है पर बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है ये बात को पहचानना कि अपनी समस्याओं का मूल कारण हमारी अपनी जरूरतों का पूरा नहीं होना है। हम्म। हम उसको अनावश्यक रूप से दूसरे से उलझा लेते हैं, इसलिए दूसरा समस्या का कारण लगने लगता है हमको। भैया इसमें एक छोटा सा मैं ऐड करना चाह रहा था कि अपनी समस्याओं का कारण मेरी जरूरतों का पूरा ना होना है, ये तो बिल्कुल ठीक बात स्वीकार्य हो रही है ये बात। अब जैसे जीजू ने क्या किया कि कैंपस में जिस स्कूल में रहते हैं उस कैंपस के मेस में जाके ड्रिंक किए हुए हालत में बच्चों के सामने जाके कुछ ऐसा मांगना चालू कर दिए। तो फिर वहां पर हमको ये लगा कि यहाँ पर तो पूरी गलती इन्हीं की है ऐसा लग रहा था, पर वो ड्रिंक किए हुए हालत में है इसलिए ऐसा किए। ये सोच के मैंने अपने आप को थोड़ा वो किया कि नॉर्मल रहते तो नहीं करते ऐसा करके। पर फिर यहाँ पर समस्या का कारण मेरी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है, इसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसमें मेरी, इसको मैं कैसे देखूं? यहाँ पर तो मुझे वो उन्होंने मैं गलती तो किया है ऐसे ही मैं लग तो रहा है। ऐसे सुन पा रहा हूं कि तुम उस जी। कॉलोनी में या मोहल्ले में या बच्चों के बीच में अपने परिवार का सम्मान या यश बनाए रहना चाहते हो, जिसमें बाधा हो रही है, जिसके कारण तुमको चोट पहुंच रही है। हाँ एम आई मतलब, राइट? जी जी, मतलब दीदी जहाँ रह रही थी तो मुझे लगा कि उनका पूरा इमेज खराब हो गया ऐसा टाइप का थोड़ा सा। वही। पर तो फिर हम मैंने क्या दीदी को चाह ये रहे हैं, भी हम बोला। बेसिकली मोहल्ले में हमारा सम्मान ठीक बना रहे, ये हम चाह रहे हैं। हाँ। ये पकड़ में आया? हाँ ये पकड़ में आया। उसके पूरा नहीं होने से तुमको तकलीफ है। अच्छा हाँ, मतलब मेरी ये नीड है। ठीक। नहीं क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब पूछोगे क्या करें इसके लिए? दो रूट पे हम्म। काम हो सकता है। हम्म। एक ये कि जीजू ऐसा ना करें, उसके लिए उनसे चर्चा हो सके, संवाद हो सके, जिसका उपाय मैंने तुमको बता दिया। जी उस जी। पर काम हो सकता है। हम्म। दूसरा, इस पर भी काम हो सकता है कि हमारा समाज में सम्मान या यश या पहचान या इमेज ठीक बना रहे, इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव कर सकते हैं। हम्म। वो रूट पर तो अभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, अगर हम अगले का विरोध करने में उलझे रहते हैं तो। हम्म। हम्म। नहीं तो एक पूरा रूट इस बात का खुला हुआ है हमारे सामने कि हमारा इमेज ठीक रहे या हमारा पहचान ठीक रहे या हमारा सम्मान बना रहे उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में। उसके लिए पॉजिटिव क्या क्या हम कर सकते हैं, सार्थक क्या क्या हम कर सकते हैं, ये रूट पर तो काम हो सकता है ना, जिसमें जीजा जी के इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। और उस रूट पर काम करेंगे तो हो सकता है वो ये सब निगेटिव करते रहें फिर भी वो न्यूट्रलाइज हो जाए। हाँ। क्योंकि श्याम तुम्हारे लिए हम्म। 10 चीज अच्छा किए हुए रहता है, तो एक आध चीज को तुम इग्नोर कर लेते हो।
बिल्कुल। तो ये है उस जगह पर हम्म। काम करने का जगह, कि हम उस यश के बने रहने के लिए अल्टरनेटिव ढंग से काम कर सकें, एक। दूसरा, जीजू से डायलॉग कर सकें हम्म। पॉजिटिवली, दो। पर वो हम्म। पॉजिटिवली डायलॉग तभी हो पाता है जब हमको अगला व्यक्ति समस्या के कारण के रूप में नहीं दिखता है। नहीं तो विरोध के साथ क्या हम्म। डायलॉग होगा? विरोध के साथ तो बहस होगी। विरोध के साथ तो दूसरे को नीचा दिखाना होगा, और क्या होगा? जी। तो इसको वास्तविकता से जोड़ के देखेंगे तो फिर तो वो एक मानव के रूप में उनकी जितनी योग्यता है और जितनी समझ है, उनके जितने संस्कार या जितनी मान्यता के आधार पे वो जी रहे हैं, तो उतना उन्होंने किया, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो उनको हम शिकायत के तौर पे नहीं देखेंगे, उनको उसका मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, समस्या का कारण के रूप में उनको नहीं देखेंगे। समस्या का कारण मेरी जो एक नीड पूरी नहीं हुई, उस चीज वही रहता है, हमेशा वही रहता है। ये मतलब इसको मुझे अब और अच्छे से इसको देखना पड़ेगा। हम जब जब मानव को देखेंगे समस्या के कारण के रूप में, तो ये मेरा विरोध वाला मामला तो कभी ठीक नहीं होगा। ये तो ठीक बात है भैया, ये स्वीकार हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। भैया और जो मेरा, सॉरी, इस पे आप और कुछ ऐड कर रहे थे क्या? वो दूसरा नहीं वाला भी नहीं, मैं थोड़ा कंटिन्यू सा ऐड कंटिन्यू करना चाह करो, रहा था। कंटिन्यू करो। हाँ जी। दूसरा ये कि मैंने जो अभी प्रयास करना चालू किया, दोनों अभ्यासों को देखते हुए, अभ्यास एक और अभ्यास दो, तो उसमें मुझे ये लगा कि जो समझ के आधार पे जीना जो है, जैसे मैंने यही निर्णय लिया कि जीजू ने जानबूझ के गलती नहीं की, उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था इसलिए वो वैसा किए। नॉर्मल हालत में तो नहीं करते, जबकि पहले दिन बहुत विरोध आ रहा था। पर जब मैं इस तरह से देखा कि एक मानव के रूप में वो गलती नहीं करना चाहते, पर वो उनसे ऐसा हो गया ऐसा करके, और उस समय मेरी नीड वाली तो बात ध्यान में भी नहीं थी। तो जब मैं उस आधार पे जब सोचता हूँ, समझ के आधार पे जीने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे चीजें एकदम सॉर्टेड लगती हैं, मतलब इजी इजी सी लगती हैं। पर वो एकदम ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा ही तो जीना है ना, तो फिर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की ओर क्यों फिसल जाता हूँ, ऐसा लग रहा था। तो ये हम अपना निर्णय पूर्वक हम अपने दुख को आमंत्रित करते हैं क्या? ऐसा मतलब मुझे लगता है। क्योंकि आपने जो बोला कि हमारी जीने की एकदम टेंडेंसी होती है, हमारी आदत हो जाती है वैसा जीने का, तो हम यही फिसल के आ जाते हैं। पर आसान जीना तो ऊपर वाला है ना भैया, मतलब समझ के आधार पे जीना ज्यादा आसान है ना एक तरह से। जो आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक है, बट होता वही है कि सिर के बल चलने का अभ्यास 10 साल से हो गया हो तो पैर के बल चलना कठिन लगता है कई बार। जी भैया। हाँ। डिजाइन हो जाता है वैसा। बचपन से पिज्जा और बर्गर खा के जब बड़े होते हैं ना, हाँ। तो फल पे शिफ्ट होने में कठिनाई होती है कई बार। हाँ। कठिनाई होती है बिल्कुल। क्योंकि एक तरह का डिजाइन बन गया है हमारा। जी। बट ये बात तो सही है कि सच्चाई के आधार पर जीना और समझ के आधार पर जीना ही आसान है। हम्म। हम्म, हम्म। जी भैया। बिल्कुल। ठीक है जी। जी भैया। थैंक यू भैया, ये सब नमस्ते। चीजों से, ऐसे वातावरण और ऐसे सत्संगति जो हो रही है ना, इन सब डिस्कशन से चीजों को मैं देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल रहा है। मतलब पहले जो एकदम विरोध पूर्वक देखने का रहता था, अब वो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा। थैंक यू भैया। देखो, सारे अध्ययन का पहला पहचान तो यही है कि हमारे अपने जीने में क्या बदलाव हुआ। जी। फिर उसका दूसरा पहचान होता है कि परस्परता में क्या बदलाव हुआ। पर जी। पहला जगह तो यही है कि हमारे अपने जीने में बदलाव होता है, उसी से परस्परता में बदलाव शुरू होता है। हाँ। ठीक है। जी भैया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। रचना दीदी जी, आपको माइक दिया है। अ, भैया नमस्ते। भैया, नमस्ते। अभी जो ये विकास भैया की जो समस्या का आप निराकरण दे रहे थे, उसके अंदर मुझे एक जगह कुछ कंट्रीब्यूट करने का ऐसा लग रहा है कि शायद एक समझ का कुछ पार्ट है इसके अंदर, कि जब हम किसी और व्यक्ति के प्रति विरोध में आते हैं, तो
हम उसका कुछ सम्मान में कमी भी होती है, उस व्यक्ति के प्रति विरोध तो होता ही है, हम उसका सम्मान भी करना में हिचकते हैं या निरादर भी करते हैं कई बार, तो उस व्यक्ति की जो सम्मान की नीड है वो आहत होती है। फिर वो व्यक्ति हमारे प्रति विरोध में आता है और जो वो गलत कर रहा होता है उसको और ज्यादा गलत करता है। तो यहाँ पर शायद उससे बहुत मदद मिलती है कि जब हम अपनी नीड का पूरा न होने के ऊपर ध्यान लेकर के आते हैं और उस व्यक्ति को वो कारण नहीं मानते हैं अपने दुख का, तो हम सहज हो पाते हैं और वो उस व्यक्ति के प्रति जो वो निरादर का भाव हमारे अंदर था वो खत्म होता है और हम उससे सहजता से बात कर पाते हैं। तो जब वो सहज हो जाते हैं, हम सहज हो जाते हैं, तो वो संवाद की स्थिति बन जाती है भैया। और उस व्यक्ति का विश्वास ये बनता है कि हाँ, ये मेरा मतलब मुझे समझना चाहता है या मुझे समझ के बात करना चाहता है। ये कहीं कहीं मतलब सिमिलर सिचुएशन में रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं मतलब ऐसा मुझे लगा कि मुझे शेयर कर देना चाहिए भैया। परफेक्टली फाइन कह रही हैं दीदी आप। होता जी जी यही है, हम लोग अपने परिचय शिविरों में इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि स्नेह के बदले विरोध आने का मतलब ही होता है कि विश्वास और सम्मान जी ये भैया। दोनों ब्रेक हो गया है ऑलरेडी। जी भैया। तो दूसरे की मूल चाहना पर शंका हो गई है और सम्मान के बदले अपमान या निरादर हो गया है जी ऑलरेडी। जी भैया। ठीक कह रही हैं आप। ऐसा ही है दीदी। जी भैया। जी दीदी, बढ़िया। नमस्ते। जी, कोई और क्वेश्चन या शेयरिंग हो तो बता सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं, आपको माइक दिया जाएगा। जी ठीक है भैया, और तो कोई हैंड रेज नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से जो कुछ बातें कहनी है उसको आज कह देता हूँ। जी भैया। आज मैं, हाँ शुरू कर लूँ बता। हाँ भैया जी। बढ़िया। तो आज मैं सोचता हूँ कि ये जो विश्लेषण की क्षमता है हमारे में, जो विचार क्षमता है, उस पर थोड़ा बात कर देता हूँ कि अध्ययन क्रम में और अभ्यास क्रम में उसका क्या प्लेसमेंट है। बट वो शुरू करने के पहले मैं इस बात पर फिर से ध्यान दिला दूं कि ये अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बना के रखना फंडामेंटल अभ्यास है। ये जो बार बार हम अध्ययन की परिभाषा में कहते हैं ना, अधिष्ठान के साक्षी में या अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक की गई क्रिया प्रक्रिया, ये स्मरण अस्तित्व की उस मूलभूत सच्चाई के प्रति होना जरूरी है। और स्मरण का मतलब है उसके प्रति सजग होना। ये कोई पुरानी घटना को याद रखने की बात नहीं है स्मरण का मतलब, क्योंकि वो मूलभूत सच्चाई तो हमेशा हमारे सामने रहती ही है। बस इतना ही है कि हमारी नजरों से ओझल है, हमारा ध्यान उस पर नहीं है। ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो यहाँ स्मरण का मतलब किसी पुरानी बात को याद रखना नहीं है। यहाँ स्मरण का मतलब है वो सच्चाई जो हमारे सामने है और हम उसके प्रति सजग नहीं हैं, होशपूर्ण नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, तो अवेयर रह सकें। पहला फंडामेंटल अभ्यास ये है। और इनफैक्ट इसमें से जिस जिस सच्चाई के प्रति ये अवेयर रहने का हम काम करते हैं, सजग रहने का काम करते हैं, बेसिकली धीरे धीरे जीवन उसके साथ तदाकार हो जाता है। हम स्वयं उस सच्चाई के साथ तदाकार हो जाते हैं और बेसिकली वो तदाकार होना ही उस सच्चाई के साक्षात्कार या साक्षात्कार बोध होने का या अवधारणा में स्थिर होने का मतलब है। कि जिस सच्चाई पर हम अपने ध्यान को निरंतरता में बना के रखना शुरू कर देते हैं, बेसिकली वो सच्चाई हमारे जीवन में गहराई में स्वीकृत हो जाती है, स्वीकृत हो जाती है।
और वस्तुतः वो जो गहराई से उसका स्वीकृत होना है, वही वस्तुतः अपने में अवधारणा के स्थिर होने का मतलब है। और गहराई से स्वीकृत होने का पहचान यही होता है कि अब हमारी कल्पनाशीलता का आधार वो बन जाता है। अब हमारे मन वृत्ति चित्त में जो क्रियाएं चल रही होती हैं, कल्पनाशीलता में जो क्रियाएं चल रही होती हैं, चित्रण में, विश्लेषण में, तुलन में, आस्वादन में, चयन में, उन क्रियाओं का आधार वो सच्चाई बन जाती है। उस सच्चाई के प्रति हमारा ध्यान बना रहता है और वो हमारे जीने का आधार बन जाता है। तो पहला फंडामेंटल बात ये समझने का है कि जिस वास्तविकता के भी साक्षात्कार या साक्षात्कार बोध के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वस्तुतः उस वास्तविकता के प्रति सजगता को बना के रखना, अवेयरनेस को बना के रखना, ये फंडामेंटल अभ्यास है। निश्चित रूप से इस अभ्यास को करने के पहले इस बात की जरूरत है कि वो वास्तविकता हमको अपना, जितना आज के दिन हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जितना आज के दिन हमारा लॉजिक, रीजनिंग, तर्क है, वो सब के आधार पर वो हमको स्वीकृत हो गया है। क्योंकि अगर लॉजिक में ही वो नहीं बैठ रहा हो, रीजनिंग में ही वो बात नहीं बैठ रही हो, तर्क संगत ढंग से स्वीकार ही नहीं हो रहा हो, अपने में उसका कोई भी ग्लिम्स, थोड़ा बहुत भी मिलने का काम ही नहीं हो रहा हो, तो उस सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखने का काम नहीं हो सकता है। तो जिस सच्चाई का भास आभास हमको हो रखा है, उसी सच्चाई के साक्षात्कार या साक्षात्कार बोध के लिए प्रयास हो सकता है। और उस प्रयास का मतलब इतना ही है कि उस वस्तु पर हम ध्यान को बना के रखते हैं। सच्चाई के उस हिस्से पर हम ध्यान को बना के रखते हैं निरंतरता में, तो उससे वो सच्चाई हमारे अंदर हमको स्वीकृत हो जाती है। और स्वीकृत होने का पहचान ये दिखता है कि जागे हुए में भी वो हमारी कल्पनाशीलता का और व्यवहार का आधार बन जाता है, और स्वप्न अवस्था में भी जो हमारी कल्पनाशीलता चल रही होती है, वस्तुतः उसका भी वो आधार बन जाता है। तो इनफैक्ट उस गहराई में जो चीजें हमको स्वीकृत होती चली जाती हैं, आप देखिएगा कि वही हमारे स्वप्न में भी हमारी क्रियाओं का आधार बनने लगती है, आधार बनने लगती है। तो ये फंडामेंटल अभ्यास है, और जो अध्ययन का फल है, साक्षात्कार होना या साक्षात्कार बोध होना या अवधारणा के रूप में वास्तविकताओं का स्थिर होना, उसका डिजाइन यही है कि श्रवण मनन पूर्वक जो वास्तविकता हमको स्वीकृत हो गई है, उस वास्तविकता को अपने ध्यान की वस्तु बना के रखना, वास्तविकता के उस हिस्से के प्रति, उस भाग के प्रति, उस आयाम के प्रति अपनी सजगता को निरंतरता में बनाए रखने का प्रयास करना, यही प्रक्रिया है जो श्रवण मनन से प्राप्त निष्कर्षों को अवधारणा में बदल देता है। तो इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो एक बार हमको बताइए, या कोई कमेंट हो तो, या कुछ इसमें रिपीट करने की आपको जरूरत लग रही हो तो। क्योंकि मूल अभ्यास जो मध्यस्थ दर्शन में अध्ययन या अभ्यास का जगह है, वो जगह ये है। श्रवण और मनन के बाद करने का काम ये है। तो इस पर कोई भी प्रश्न हो तो एक बार, या कमेंट हो तो एक बार उसको डील करके फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जी भैया, जब हम लोग भीलवाड़ा में मिले थे तो उस समय जब आपने कहा था कि मूलभूत वास्तविकता को सजगता में बना के रखना, सजगता पूर्वक उसको हमेशा होश में बना के रखना करके, तो जो अभी आप बात बोल रहे हैं उससे जो परिवर्तन आया है अभी जीने में, तो वो इन वास्तविकताओं को ध्यान में बना के रखने से ही आ रहा है। ये बात अभी समझ पा रहा हूँ, मैं इस चीज को देख पाता हूँ। और इसके पहले जब ऐसी कुछ बात थी ही नहीं जहन में, हम अध्ययन कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पर कोई वास्तविकता को ध्यान में बना के रखना है, सजगता पूर्वक उसको स्मरण में बनाए रखना है,
ये चीज जब नहीं हो रहा था तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, मतलब कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था। तो जो अभी आपने बात कही कि कोई भी मूलभूत वास्तविकता को ध्यान में बना के रखना, तो उस बात का रिजल्ट भी मैं ऐसा धीरे धीरे करके देख पा रहा हूँ। तो यही कहना था भैया मुझे। जी, उसमें इतना ही ध्यान रखने की बात है कि चूंकि आपका श्रवण मनन वाला कुछ काम हो रखा है, तो फिर इस वास्तविकता पर ध्यान बनाए रखने का काम आप कर पा रहे हो। तो वो जो पहले आपने काम किया है वो वस्तुतः इसकी पूर्व तैयारी है। हम्म। अगर वो निष्कर्ष ही हमको अपने में स्वीकार नहीं होता है, उसी पे डाउट उठता रहता है, उसी पे तरह तरह की शंका होती रहती है, तो ये अभ्यास हो ही नहीं पाता है। क्योंकि आपका वो काम हो रखा है पहले, इसलिए अब आप इसको कर पा रहे हो। और निश्चित रूप हम्म। से जीने में बदलाव का जो मुख्य जगह शुरू होता है वो तो इसके बाद ही शुरू होता है। जी। 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 जी भैया, थैंक यू भैया। अदिति दीदी आप बता सकते हैं, आपको माइक दिया है। भैया नमस्ते। नमस्ते। जी, एक तो भैया जो भी आपने बोला है मैं चाहती हूँ एक बार आप उसको फिर से रिपीट कर दें। और जितना मैं सुन पाई हूँ उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जितना भी मेरा श्रवण और मनन का काम ठीक से हुआ है और उतना जितना मैं उस अभ्यास को करूंगी, तो इसमें ऐसा मेरे साथ जो हो रहा है कि कुछ चीजें तो एक बार में सुनने से ही ठीक हो जा रही हैं जो अभी तक कभी भी दोबारा नहीं हुई। बट कुछ चीजों पे प्रयास पूर्वक काम करने के बाद भी वो गलती का गैप बढ़ गया है। जैसे कोई गलती मैं रोज करती थी, तो वो शायद मैंने 6 महीने में एक बार करी, पर वो खत्म नहीं हुई। वो मेरे बाहर भी व्यवहार कार्य में कभी व्यक्त हो सकती है, हो जाती है और विचार में तो चलती ही है। तो क्या ये डिपेंड करता है कि कौन-सी मान्यता कितनी गहरी है, उस हिसाब से वो खत्म होने में टाइम लेती है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? दीदी, वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक मान्यता कितनी गहरी है, दूसरा हमारा जो प्रयास है वो कितनी निष्ठा और ईमानदारी से है। आपके केस में तो मान्यता की गहराई का फर्क है। हुँ, वो सामान्य रूप से उदाहरण जो इसका देते हैं ना, हुँ, वो पानी पर खींची लकीरों को देखेंगे। अगर वैसे संस्कार हैं जो पानी पर खींची लकीरों की तरह हैं, हुँ, वैसे कुसंस्कार या मान्यताएं हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हुँ, पानी पर खींची लकीर को मिटने में कितना टाइम लगता है? हुँ, 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 वही बालू पर खींची लकीरें हो, थोड़ा ज्यादा समय और प्रयास लगता है। हुँ, हुँ, और पत्थर पर खींची लकीरें हो तो उसको मिटाने में तो थोड़ा लंबा समय लगता ही है दीदी। हुँ, 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 और हुँ, मजे की बात यह है कि उसमें एक ही संस्कार आपके लिए वो पत्थर पर खींची लकीर जैसा हो सकता है और मेरे लिए पानी पर खींची लकीर जैसा हो सकता है। हुँ, क्योंकि आपने किसको गहराई से पकड़ रखा है और मैंने किसको गहराई से पकड़ रखा है, इसमें फर्क हो सकता है। हुँ, तो हुँ, समय इसलिए लगता है कि जो बालू पर खींची लकीरों जैसे या पत्थर पर खींची लकीरों जैसे संस्कार है ना, हुँ, वो समय ज्यादा लेते हैं। हुँ, पहली बार सुनने से या एक बार में सुन के पकड़ में आ जाने से जो संस्कार ठीक होते हैं वो वस्तुतः पानी पर खींची लकीरों जैसे हैं, हुँ, हुँ, जिससे हम बहुत गहरे से नहीं जुड़े हुए हैं, या जिससे एक लेवल का हम खुद ही तंग हो ही रखे हैं, हुँ, या जिससे हमारा सुख बहुत नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको तो हम उतनी आसानी से छोड़ पाते हैं। लेकिन जिनसे हमारा सुख बहुत गहराई से जुड़ गया है, उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है दीदी, और वो समय लेता है। हुँ। उसके लिए वही निरंतर अभ्यास का रोल है। जी, 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 जी। सॉरी सॉरी। हाँ, मतलब निरंतर जो मूलभूत उसकी वास्तविकता है, मैं उस पे ध्यान बनाए रखूँ कि अल्टीमेटली सही यही है और जो गलती हुई है उसमें गिल्ट में जाने की बजाय और अभ्यास करूँ, तो एक दिन आएगा कि वो भी पानी जैसी हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। जी दीदी, वो दिखता है ना जी। कोमल सी रस्सी से भी वो कुएं पर उतने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। हुँ, तो थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत लंबे समय से हम बहुत कुछ करते रहे हैं, इसलिए इतना गहरा हो गया है वो। हुँ, तो भरने की प्रक्रिया भी वही है। धीरे धीरे करके उस पर हम एफर्ट करते रहते हैं तो एक समय आता है जब वो भर जाता है। हुँ। मैं तो जी अपनी भैया। लाइफ के लिए ही देखता हूँ ये दोनों तरह की स्थितियां। कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनसे
एक दिन में भी ठीक हो गया, और कुछ ऐसे हैं जिनसे 10 साल 15 साल भी हमने स्ट्रगल किया है। जी भैया, इतना भी नहीं किया अभी तो हमने। अभी लग रहा है लंबा है। जी भैया, ठीक है भैया, एक बार आप रिपीट कर देंगे अगर तो थोड़ा ठीक रहेगा, ताकि प्रश्न हो तो पूछ सकूं, वरना रिकॉर्डिंग तो कल मिलेगी। नहीं, मैं करता हूँ ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जी देखिए, जी भैया। किसी भी सच्चाई को, जैसे विकास भाई ने सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध वाला कहा था, तो मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ कि मूलतः अस्तित्व को एक अखंड वास्तविकता के रूप में देखना, या सहअस्तित्व के रूप में देखना, और उसके एक हिस्से के रूप में अपने को देखना। तो अस्तित्व समग्र को एक वास्तविकता के रूप में देखना और उसके एक हिस्से के रूप में अपने को देखना। वस्तुतः तो देखिएगा तो सहअस्तित्व पर ध्यान को बनाए रखने का मतलब यह है कि वो जो एक ही व्यापक वस्तु जो सर्वत्र व्याप्त है, और उसी में हमारा आपका सबका होना है, इस सच्चाई को हम जितना देखते हैं अपने में, उतना उतना हमको अस्तित्व एक अखंड वास्तविकता के रूप में स्वीकृत हो जाता है। तो सहअस्तित्व पर ध्यान को बनाए रखने का मतलब यह है। और बेसिकली इस अभ्यास को अगर आप कंटिन्यूटी में कर लिए गए, तो बेसिकली सहअस्तित्व की अवधारणा बनने का या सहअस्तित्व का साक्षात्कार बोध होने का कोर मतलब इतना ही है, इतना ही है। तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देखने का मतलब यही है कि पूरा अस्तित्व हमको एक समग्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार होता है। एक सेकेंड दीदी, एक सेकेंड। तो पूरा अस्तित्व अब हमको एक समग्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार होता है। और उस जगह से जब हम अपने को देखते हैं, तो हम एक हिस्से के रूप में अपने को देखते हैं, अस्तित्व समग्र के एक हिस्से के रूप में अपने को देखते हैं। और जितना जितना हम अस्तित्व समग्र पर ध्यान बना के रखते हैं, स्वयं को उसके एक हिस्से के रूप में देखते हैं, आप देखिएगा कि अभिमान का जगह ही खत्म हो जाता है। और दर्शन में आप देखेंगे तो मन में आवेश, वृत्ति में हठ, चित्त में अभिमान, ये सब के मूल में जो ये दिखता है कि बुद्धि में अहंकार उसके कोर में है, वो अहंकार ही खत्म होने का काम हो जाता है, अगर ये बात पर हमारा ध्यान बना रहता है तो इस पर कोई भी प्रश्न हो तो एक बार बता सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और वंदन, मेरा एक दूसरा आईडी से ज्वाइन होगा, उस पे जरा होस्ट परमिशन दे दोगे? इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए हमको एक बार। जी नमस्ते। भैया, बता सकते हैं। नमस्ते सभी को। श्याम भैया, जब अस्तित्व समग्र आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब व्यापक और प्रकृति, ऐसा ही करना चाह रहे हैं? जी जी, व्यापक में समाहित पूरी प्रकृति जो है उसको अस्तित्व कह रहे हैं, और ये पूरा एक वास्तविकता है। ठीक। तो जैसे पूरा शरीर एक वास्तविकता है, अलग अलग अंग उसके हिस्से हैं, ऐसे ही पूरा अस्तित्व समग्र एक वास्तविकता है, और वस्तुतः हम सभी उसके एक हिस्से हैं। ये बात कह रहा हूं मैं। तो व्यापक में संपृक्त जो प्रकृति है, उसको अस्तित्व समग्र बोल रहे हैं, तो वो एक तरह से जी ऐसा अस्तित्व ही हो गया। जी 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 जी। जी। तो भैया, इन दो वर्ड में अगर अंतर करें, अस्तित्व और अस्तित्व समग्र, तो कैसे अंतर करेंगे? नहीं, किसी अर्थ में अंतर नहीं कर रहा हूं। अस्तित्व कई तरह से प्रयोग होता है, इसलिए हमने समग्र उसको सेफ चलने के लिए यूज कर दिया।
जिससे ये क्लियर हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज तो दोनों एक ही बात हो गई ना, अस्तित्व और अस्तित्व सम। जी जी जी, समग्र का मतलब इतना ही है कि कंप्लीट अस्तित्व की बात कर रहे हैं हम, इतना क्लियर हो जाए। हाँ, उसमें संपृक्त प्रकृति को भी शामिल करके अविभाज्यता के रूप में हम उसको बोल रहे हैं, तो समग्र लगाने से एम्फेसिस हो जाएगा उसका। जी जी। ठीक स्क्रीन है। शेयरिंग दिख रहा है क्या हमारा? ये भी ठीक है। दिख रहा है। जी। बढ़िया। तो दो प्रश्न और हैं, मैं उनको रोक लेता हूँ 2 मिनट के लिए, अदिति दी का और प्रफुल्ल भैया का, या और लोगों का भी होगा। 1 मिनट हमको दे दीजिए, अब स्क्रीन सामने है तो मैं आराम से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फंडामेंटल जगह है अस्तित्व को एक अखंड वास्तविकता के रूप में देखना, और अपने को भी और अगले को भी उसके एक हिस्से के रूप में देखना, ये फंडामेंटल जगह है। इसको आप जिस तरह से भी समझिए कि एक ही व्यापक वस्तु है जो सर्वत्र व्याप्त है, और हम आप उसमें अलग अलग जगहों पर हैं, इस रूप में वो जो व्यापक का नेट है वो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े हुए ही है। इस जुड़ाव समग्र के साथ जब हम देखते हैं तो हमको पूरा अस्तित्व एक इकाई या एक वास्तविकता की तरह दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे हमको शरीर एक वास्तविकता के रूप में दिखता है, हाथ पैर आंख कान नाक सब उसके एक हिस्से के रूप में समझ में आते हैं, ऐसे ही पूरा अस्तित्व अब हमको एक अविभाज्य वास्तविकता के रूप में दिखता है, और अपने को भी हम उसके एक हिस्से के रूप में, एक पार्ट के रूप में देखते हैं, और आपको भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी जो देखते हैं वो उसके एक पार्ट के रूप में ही देखने का काम करते हैं। इस पार्ट के रूप में जब हम एक एक इकाई को देखने जाते हैं उस समग्रता के हिस्से के रूप में, ठीक वैसे ही जैसे गियर क्लच ब्रेक ये सब को हम कार के एक हिस्से के रूप में देखते हैं, तो ऐसा अस्तित्व में जिस इकाई पर भी हमको नजर पड़ती है उसको हम उस अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। और उस एक हिस्से के रूप में किस तरह से देखते हैं उसको देखिएगा, तो वो इकाई हमको स्वयं में व्यवस्था के रूप में दिखती है, और अपने से बड़ी व्यवस्था या समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती हुई दिखाई देती है। तो किसी भी वास्तविकता को अब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसको हम समग्र अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में देखते हैं, दूसरा उसके स्वयं में व्यवस्थित होने को और बड़ी व्यवस्था में भागीदार होने को सबसे पहले देखते हैं, बाकी चीजों को उसके बाद देखते हैं। इस क्रम में जब हम आदमी को देखने जाते हैं तो आदमी जो नासमझी बस गलती कर भी रहा है वो भी मूलतः व्यवस्था का पक्षधर है। आप अपने लिए पलट के देखिए कि आपको व्यवस्था अपने आसपास बनी रहती है तब आपको अच्छा लगता है, या अव्यवस्था होती है तब अच्छा लगता है। आपको दिखेगा कि अव्यवस्था की कोई भी स्थिति होती है तो हम उसमें इंटरवीन करना चाहते हैं और वो व्यवस्था में बदल जाए, ऐसी हम सबकी आशा होती है, कामना होती है। तो व्यवस्था का जो ये पक्षधर है मानव, और मानव का अध्ययन जब भी करें उसके बारे में निष्कर्ष जब भी निकालें तो स्वयं का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि अंदर बाहर हम अपने को ही ठीक से पहले देख सकते हैं, दूसरे को फिर बाद में देख पाते हैं। तो मानव के रूप में जब स्वयं का अध्ययन करने जाते हैं तो हम अपने को व्यवस्था का पक्षधर पाते हैं। अपने लिए ये दिखता है कि मैं सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, सही समझ सकता हूँ, अपना शुभ चाहता हूँ, अगले का शुभ चाहता हूँ, और जो गलतियां हमसे होती हैं वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी सही जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। एक बार अपने लिए जब हम इस बात को देखते हैं कि मैं सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, तो इसका जनरल स्टेटमेंट, सामान्य स्टेटमेंट बनता है कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है, और हर मानव जो गलतियां करता है वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में करता है। ये जनरल स्टेटमेंट हमने समझ करके अपने में रख लिया है।
अब जब हम आपको देखने जाते हैं, तो प्रफुल्ल भैया हाथ उठाए हुए हैं, तो अगर हम प्रफुल्ल भैया को देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि प्रफुल्ल भैया सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, सही समझ सकते हैं, अपना शुभ चाहते हैं, मेरा भी शुभ चाहते हैं। और जो भी गलतियां उनसे होती हैं या हो रही हैं, वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये फंडामेंटल जगह है जो हमको देखते रहने की जरूरत है। आप कोर देखिएगा कि इसमें क्या बात हम कह रहे हैं ध्यान बनाए रखने के लिए। तो जो आखिरी मुद्दा है वो मानव की सुख धर्मीयता या समाधान धर्मीयता का विश्लेषण है, विस्तृत वर्णन है, कि जो मानव धर्म को हम सुख के रूप में या समाधान के रूप में पहचानते हैं, उसी का विवरण है नीचे वाला वाक्य सारा, मानव वाला। उसी तरह से प्रकृति का जो स्वयं में व्यवस्था या बड़ी व्यवस्था में भागीदार होना है, ये बेसिकली प्रकृति का स्वाभाविक धर्म के रूप में दिखाई देता है। और पहला जो वाक्य लिखा है वो वस्तुतः अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देखने की बात है। तो अल्टीमेटली इस डिजाइन से जब हम चीजों को देखने जाते हैं, तो बेसिकली सहअस्तित्व पर या व्यवस्था पर या धर्म पर जो भाषा आप दें, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कि उस अस्तित्व पर, उस व्यवस्था पर, उस धर्म पर हमारा ध्यान बना रहता है। और इसको हम जितना इस काम को करेंगे, तो बेसिकली फल के रूप में क्या होगा देखिएगा। तो उसको सहअस्तित्व बोध कहिए, व्यवस्था बोध कहिए, धर्म बोध कहिए, वो बोध हमारे में घटित हो जाएगा। कि सहअस्तित्व बोध, व्यवस्था बोध, धर्म बोध, जो भी भाषा आप प्रयोग करिए, वस्तुतः वो बोध होने का काम हमारा स्वयं में हो पाता है। लेकिन ये तभी होगा जब ये वास्तविकता का एक भास आभास हमको अपने अंदर हो रहा हो, इससे जुड़े हुए सभी तर्क हमारे शांत हो गए हों, और अब हम निरंतरता में इस पर ध्यान को बनाए रखने का काम करते हैं। तो अब हम फिर से प्रश्न के लिए ओपन कर लेते हैं। 2 लोगों का हैंड रेज है और कुछ लोगों का भी था, तो एक एक करके कर लेते हैं उसको। जी भैया, अदिति दीदी आपको माइक दिया है, आप बता सकती हैं। अभी भैया ये सुनने के पहले तो मेरा प्रश्न था कि जब व्यापक को देखती हूँ ऐसे तो लगता है कि कोई बहुत एक कॉमन सा स्पेस है और उसमें बहुत सारे डॉट्स के रूप में हम लोग सारे हैं, तो वो दिख जाता है, ऐसा इमेजिन कर लेती हूँ मैं। लेकिन जब मैं उसको अपने जीने में लाती हूँ, जैसे आपने बोला व्यापक पे ध्यान को बनाए रखें और उसको करें, तो जीने पे आते समय तो वो छूट जाता है क्योंकि वो भी विचार में ही होता है। तो तब मैं इसको करती हूँ, तो इसको इस जगह पे आके जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यहाँ मैं व्यापक को कैसे देखूं? तो ये जो भी आपका डिस्क्रिप्शन सुना उससे उत्तर तो मिल रहा है कि वो फिर मानव को देख के और मूलभूत सच्चाइयों को देख के होता है। तो मुझे लगता है ऐसा अभ्यास करूंगी तो वो भी होगा, क्योंकि अभी आपको सुनते सुनते जो आपने क्लच और वो बात बताई, तो मेरा एकदम से ध्यान गया कि ये सब चीजें पदार्थ अवस्था से बनी है, फिर किसी मानव ने असेंबल की। तो मुझे बहुत तेज रोना आने लगता है, मैं एकदम से मुझे सब कुछ एक सा दिखता है, हर चीज में पूरी दुनिया की भागीदारी दिखने लगती है। तो ये कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन होगा, और वो बहुत घबराहट सी होती है, बहुत तेज चीख के चिल्ला के रोने का मन करता है, या फिर अभी इसको और अभ्यास करूंगी तो कोई और एक्सप्रेशन होगा इसका। और मुझे लगता है मैं उसका उत्तर ना ही जानूं, क्योंकि वो भी एक विचार के रूप में पकड़ के बैठ जाऊंगी कि ऐसे होगा। तो पहले प्रश्न था, अभी तो रुक गई हूँ, मुझे लग रहा है अभ्यास करूं तब प्रश्न बनेगा। दीदी एक्सप्रेशन में तो वो हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि रोना आ सकता है, या जो आप चीखना कह रहे हैं वो हो सकता है। हम्म। बट हमको लगता है कि किसी जगह पर उन प्रक्रियाओं से गुजर जाना ही उसका एक उपाय है। हम्म। जैसे आप क्लच और गियर को देखते हैं, तो उस समय कार आपके ध्यान में रहती है, कार के एक हिस्से के रूप में आप क्लच और गियर को देख रहे होते हैं। ऐसी ही स्थिति बनती है कि सहअस्तित्व पर हमारा ध्यान बना रहता है, ध्यान बने रहते हुए हम आपको सुन रहे होते हैं। तो हाँ। आपको जब हम सुन रहे हैं, अदिति दी जब हमको दिखाई दे रही, तो कोई अलग से एक इंटिटी के रूप में नहीं दिख रही है हमको।
हमको सहअस्तित्व दिखता है और सहअस्तित्व के एक हिस्से के रूप में आप भी दिखते हैं और आपको भी सुनने का काम हो रहा है। अगला भी किसी को सुनता हूं तो उसी सहअस्तित्व के एक हिस्से के रूप में उसको भी देख पाता हूं। और उसके साथ ये जो सारी बात है कि व्यवस्था का पक्षधर होना, सही को समझने की चाहना होना, सही जीने की चाहना होना, सही समझ सकने की बात होना, अपना शुभ चाहने की बात होना, सर्वशुभ चाहने की बात होना, और आपकी गलतियां जब कभी भी दिखाई देती हैं तो नासमझीवश योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये फंडामेंटल सच्चाई किसी भी आदमी के लिए शुरू से देखा जा सकता है। इनफैक्ट आपका हेनरेज होता है तो आप बोलेंगे बाद में, हमको ये सच्चाई पहले दिखती है। तो इसको देखने के काम को करना तो हमारा अपना निर्णय है कि हम आप पर ध्यान दे रहे हैं तो आपके किस हिस्से को देखेंगे। अभी भी देखिएगा, जो रूप में आसक्त होता है वो रूप के हिसाब से देखता है, जो गुण में आसक्त होता है वो गुण के हिसाब से भी देखता है। रूप में भी जो रंग पे आसक्त है वो रंग पे प्रधानता से देखता है, जो बालों के कलर और उसके डिजाइन में आसक्त है वो उसको प्रधानता से देखता है। इसी को दूसरी भाषा में कहें, एक सोनार को आप ले जाएंगे ना, तो आपका कंगन है कि गले का कुछ है कि पाँव का कुछ है, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो सोना है कि चांदी है, और सोना है तो कितने कैरेट का है, वो इतना भर ही देखता है उसमें। ये बात ठीक समझ बात में है। आती? हाँ बिल्कुल ठीक है। जी। अब आपका वाला उदाहरण देना पड़ेगा ना जो आपको समझ में आए। नहीं नहीं भैया, पकड़ पा रही हूँ इस चीज को। ये बिल्कुल ठीक है, जैसा मैं बन बनाए रहती हूँ मुझे पूरी दुनिया वैसी ही दिखाई पड़ने लगती है। जैसे जैसे मैं अपने मन को अपग्रेड कर रही हूँ या उस स्थिति से अलग देख पा रही हूँ, तो सच में मैं अपने ही विचारों को बदलता हुआ देख पा रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो वही है ना, क्या जाके रही होता है भावना जैसी कि वाला। आपको तो पहनना है, आपको हम्म। तो पहनना है, तो आप देखते हैं कि वह गले का है कि कान का है कि नाक का है कि मांग का है कि सिर का है कि हाथ का है। पहनने वाले को तो वो सब देखना होता है। लेकिन जिसकी नजर सोने पर है उसके लिए ये सब बराबर है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको पता नहीं चलता है, उसको भी पता चलता है कि ये हाथ का है, ये गले का है, ये सिर का है, ये कान का है। बट मुख्य नजर उसकी इस बात पर होती है कि ये सोना है और खरा सोना है। ऐसे ही जब हम अस्तित्व को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, मानव को देख रहे हैं, तो ये मूलभूत बात हमको दिखती रहती है। उसके साथ ये तो दिखेगा ही कि ये अदिति दी है, कि ये रचना दी है, कि ये प्रफुल्ल भैया हैं, कि कौन है। लेकिन वो फंडामेंटल रियलिटी पर हमारी नजर कंसिस्टेंटली टिकी हुई होती है। हम्म। तो उसको भी दिखता है कि ये बाजू का है कि पाँव का है कि सिर का है कि लेकिन मुख्य नजर उसकी इस बात पर बनी रहती है कि ये सोना है। वो नजर टिकना अपना जरूरी है। जी भैया दीदी। बहुत बढ़िया बात है। और मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, वो ऊपर की चीज है, जैसे अभी बहुत हल्का सा मुझे उसका ग्लिम्स मिला। तो चूंकि अभी ऊपर के प्रति उतनी आसक्ति बनी नहीं ना, क्योंकि वो देखा ही नहीं, उसके इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं ना अभी तो जो अभी की इमेजिनेशन है उसी को मल्टीपल करके उसका भी एक रूप बना लिया है। तो बट जब उसका जरा सा भी स्वाद मिल जाता है, तो उसके प्रति मोटिवेशन बढ़ जाता है कि वाह यार, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कार का देखा, हाँ बात तो सही है, पूरी कार एक रूप में है, भले उसके पार्ट अलग अलग है। इसी तरह से जब वो अस्तित्व व्यापक दिखेगा, तो उसके प्रति आसक्ति और आकर्षण बढ़ेगा ही, और फिर ये छूटेगा ही। इट्स अ प्रोसेस। अभी यहाँ पे इतना चिपकाव है ना, और ये भरोसा नहीं है भाई, ये छोड़ देंगे पता चला ये भी गया और वो भी गया। तो इसलिए भी वो अधर वाला है। बट हाँ, उसके लिए अभ्यास करते रहो तो उसके ग्लिम्स मिलते हैं, और एक बार उसका स्वाद मिल गया तो मन करता है कि हाँ यार, जो भी मुझे हुआ ना, वो मुझे फिर करना है। तो वो एक, मुझे लगता है जोश आ ही जाता है उसका। तो बढ़िया, अभ्यास करेंगे भैया। धन्यवाद। जी दीदी, नमस्ते। रचना दीदी, आपको माइक दिया है। भैया, एक जिज्ञासा यहाँ बन रही है कि जो ये जी। जैसे सेकंड पार्ट में किसी विशेष मानव के लिए जो थर्ड पॉइंट है, उसके जीने में अपनी ओर से कुछ सहयोग कर पाना, ये मुझे मेरे लिए ऐसा लगता है कि जो मेरे
संबंधी हैं या मैंने जिनको अपने मन में संबंधी के रूप में स्वीकारा हुआ है, उनके साथ तो ये मैं बिल्कुल सहजता से कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे कोई संपर्क है, तो उसके प्रति सेवा सुविधा वाला पार्ट तो अभी मेरे लिए पॉसिबल मैं फ़ील ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन भाव और शुभकामना मेरा उसके प्रति परकोलेट होता है। लेकिन मेरे मन में एक ये भाव चलता रहता है कि मुझे तो मूलभूत वास्तविकता का परिचय है। मैं इस बात को समझती हूँ और ये व्यक्ति का उससे कोई परिचय नहीं है, इसलिए ये इसकी योग्यता भी इतनी ही है। तो क्या ये मुझे कहीं मेरे अंदर एक श्रेष्ठता का भाव का होने का पोषण कर रहा है? मुझे अहंकार की तरफ लेकर के जा रहा है, या कि ये एक सहज प्रक्रिया है मेरे ऐसा सोचने की? वही दीदी, उसमें जो ऊपर वाला 3 पॉइंट देखिएगा जो हर मानव के लिए लिखा हुआ है, जी, उस जगह पे देखिएगा जो आप पढ़ रही हैं वो विशेष मानव का तीसरा पॉइंट पढ़ रही हैं अभी, जी, राइट? जी हाँ भैया। उसके पहले जो ऊपर का तीनों पॉइंट लिखा हुआ है हर मानव के लिए, वो तो किसी मानव के लिए देखा जा सकता है। भैया वैसा वो तो वो किसी मानव के लिए देखा जा सकता है। जी, वो तो वो मैं सॉरी, मतलब वो प्रैक्टिस में चल रहा है भैया। मतलब वो हाँ अभ्यास आता हूँ उसका। ना, आता हूँ। जी। जी जी, आ रहा हूँ मैं स्टेप वाइज। तो वो ऊपर वाला तीनों जो बात है वो तो जनरल है, जो किसी के लिए भी देखा जा सकता है। हम्म, अब जब कि कोई विशेष मानव भी हमको ध्यान में आता है, तो अभी हमारी सामान्य आदत हो गई है उसके नकारात्मक पक्ष को प्रधानता से देखने की। हम्म, उसको तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि उसके सही पक्ष को पहचानने, स्वीकार करने का और उसकी सराहना करने का काम हम कर सकें। हम्म, दूसरा, उससे मिले सहयोग को प्रयास पूर्वक स्मरण कर सकें और उस आधार पर कृतज्ञता का भाव स्वाभाविक रूप से होता है अगर सहयोग दिखता है तो। तीसरा, उसके जीने में अपनी ओर से कुछ सहयोग में मिनिमम जो है भाव ठीक रखना या शुभकामना ठीक रखना, ये तो हम कर ही सकते हैं। सेवा और सुविधा भी हम आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं अगर हमारा सामर्थ्य है और अगले को जरूरत है तो। इनफैक्ट ये जगह है जो अगले को भी हमारे प्रति जुड़ने के लिए सजग करता है या उसको हम आकर्षित करते हैं। तो इस जगह पर जो अगले की ये बात दिखती है कि अगले ने अभी ये सब सच्चाई को नहीं समझा है, इस आधार पर हम सहयोग और पूरकता को देखेंगे तब तो ठीक है। अगर वो देखने के बदले कहीं ना कहीं हम अपने को विशेष और दूसरे से बेहतर सिद्ध करने में उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है। भैया तो सिद्ध अगर ये करने सच्चाई जैसे। सॉरी। हम, हाँ सॉरी सॉरी, नहीं भैया, आप कंटिन्यू जी कीजिए। दीदी, भैया आप नहीं नहीं आप कंटिन्यू बताइए कीजिए। बताइए, कोई नहीं। भैया इसमें सिद्ध करने मैं, की मंशा नहीं है बिल्कुल भी। भाव में शुभकामना भी अ, मतलब मन में आ रहा है कि हाँ, इस व्यक्ति का जो एक वो मूलभूत वास्तविकता के साथ जुड़ करके कि ये मेरा शुभ चाहता है, मैं भी इसका शुभ चाहती हूँ और इसका शुभ ही हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक भाव में ही सिर्फ संपर्क की बात कर रही हूँ कि उस व्यक्ति से का मुझे ये भी नहीं पता कि उसने मेरे लिए कुछ अच्छा भी किया है क्या कभी, मतलब वो मुझे नहीं पता। खाली जैसे कभी किसी से एक बार ही बात हुई है, सपोज कोई संपर्क की बात मैं ये कर रही हूँ, वहां पर ये बात बैक ऑफ द माइंड ये चलती रहती है कि नहीं, मेरा तो परिचय है मूलभूत वास्तविकता से, इस व्यक्ति का परिचय नहीं है। तो यदि ये और उस व्यक्ति ने सपोज मेरे साथ कुछ गलत आचरण में कर दिया है, कोई शब्द में कर दिया है, कोई व्यवहार में कर दिया है, तब, या मेरे पर्टिकुलरली मेरे साथ भी नहीं किया है, वैसे ही उसका जैसे रोड पर ही हम देखते हैं कि कोई ट्रैफिक के अंदर ही बहुत गलत तरीके से कट लगा करके ही निकल जा रहा है, कोई परिचय नहीं है मेरा और उसका। उस वक्त बैक ऑफ द माइंड ये आता है कि नहीं, इसकी योग्यता इतनी ही है। तो वो सोचना, उस तरह से सोचना, मेरा जिज्ञासा जो बन रही थी वो ये बन रही थी कि ये अ, मतलब ये जो अभी हमने किसी मानव के साथ जीने के मूलभूत नियम के अंतर्गत है कि मतलब कुछ अलग सोच रही हूँ मैं इसमें। वही दीदी, मैं फिर से ये बात कहूंगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ये बात पहचान पा रहे हैं कि उससे जो गलती हो रही है वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में जरूरतों को गलत तरह से पूरा करने के हम्म, प्रयास में हो रही है। हम्म, सजगता सिर्फ एक बात की रखने की जरूरत है कि इस आधार पर हम उसके और अपने बीच तुलना के काम को शुरू न करें। हम्म,
वो शुरू करेंगे तो किसी जगह पर हम अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नेस्ट मानने निश्चित। के प्रयास में उलझ जाते हैं। हम्म। उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो हम्म। होने लगे तो ये दिखने की जरूरत है कि भाई हमारा आज परिचय हो गया है मूलभूत बस वास्तविकता से, तो कल अगले का भी हो सकता है। हम्म। हमारे परिचय के लिए भी कोई स्रोत बना था, तो हम भी अगले के परिचय के लिए वो स्रोत बन सकते हैं। जी। ठीक जी है। जी जी। श्याम भैया, इसमें जो ऊपर वाला है ना, उसमें जो दूसरा पॉइंट है, प्रकृति की हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, तो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। और जो तीसरा पॉइंट है वो तो हम अपने अंदर ही देख सकते हैं। और आपने इंडिकेट भी किया कि इस बात को अगर देखना है तो सबसे पहले अपने अंदर देख लें, फिर इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये जो जी, प्रकृति की हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, तो बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, इसको देखने के लिए क्या प्रोसेस होगा? प्रकृति में जो चार अवस्था है उसमें मानव के रूप में तो हमने स्वयं को ही देख लिया। जी। जो बाकी तीन अवस्थाएं बच गई उसको तो आप प्रकृति में सामान्य रूप से भी देख सकते हैं। पदार्थ अवस्था की किसी इकाई धरती को ही देख लीजिए, हम्म। परमाणु को ही देख लीजिए। हम्म। प्राण अवस्था को देखना चाहते हैं तो किसी प्राण कोशिका को देख लीजिए, अपने ही शरीर को देख लीजिए, पेड़ पौधे को देख लीजिए। जीवावस्था में देखना चाहते हैं तो गाय के लिए देख लीजिए, गधे के लिए देख लीजिए, कुत्ते के लिए देख लीजिए, शेर के लिए देख लीजिए। जिसके लिए भी देखने का मन हो उन सब जगहों पर देखा जा सकता है। तो अच्छा। मध्यस्थ दर्शन में देखेंगे तो प्रकृति को समझने के लिए उसको चार अवस्था में बांटा है। हम्म। तो उन चारों अवस्थाओं का अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत है। उसमें मानव के रूप में तो स्वयं का ही अध्ययन हो जाता है। बाकी तीन अवस्था में किसी किसी इकाई का भी अध्ययन कर लीजिए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जी जी जी। मतलब कुछ इकाइयों के अध्ययन से निष्कर्ष बन सकता है उस पूरी अवस्था के बारे में। बिल्कुल भैया, अभी भी वैसे ही बनाते हैं। कोई समुद्र का सारा पानी हमने थोड़ी ना चखा है। तो भैया, जो हम वो जो इस कंटेंट को जिस से रखा हो उसमें पदार्थावस्था के लिए जो उसकी व्यवस्था है उसको अस्तित्व बोल रहे हैं, और फिर उसकी जो भागीदारी उसको संगठन विघटन बोल रहे हैं। तो उसको हमें यहाँ पर कैसे कनेक्ट करें? वो जो संगठन विघटन है वो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। जी भैया, वो बेसिकली संगठन विघटन पूर्वक ही बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करती है। हम्म। इनफैक्ट तीन चीजें होती हैं किसी भी अवस्था में देखने का। एक उसका स्वभाव, एक उसका धर्म, एक उसका अनुसंगीयता। पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने आचरण को कैसे इंश्योर करता है। हम्म। और चौथी चीज अगर देखना चाहते हैं तो उसका क्रिया। जी। तो सामान्य रूप से आप देखिएगा तो ये चार चीजों के अध्ययन को किसी भी अवस्था के लिए प्रधानता से पहचाना है। उसका स्वभाव, उसका धर्म, उसका अनुसंगीयता और उसका क्रिया। और कुछ अवस्थाओं के अध्ययन से ही हम सामान्य रूप से निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे सोना के बारे में भी जो निष्कर्ष हमने निकाला है, चांदी के बारे में जो निष्कर्ष निकाला है, कोई संसार के हर सोना और हर चांदी के बारे को देख के हमने वो नहीं निकाला है। बल्कि जहां जहां भी हमने सोना देखा, जितनी बार भी देखा, वही चीज देखी है, इसलिए वो निष्कर्ष निकाल लिया। हम्म। चांदी को जब जब भी देखा वैसा ही पाया, इसलिए उस आधार पर वो निष्कर्ष निकाल लिया है। तो ऐसा ही पदार्थ अवस्था की किसी भी इकाई को हमने देखा, परमाणु को देखा, धरती को देखा, सूरज को देखा, चंद्रमा को देखा, जिसको जिसको भी हमने देखा, ऐसी 10, 5, 20 इकाइयों को देख करके अगर वो हमको स्वयं में व्यवस्था दिखती। स्वयं में व्यवस्था दिखने का मतलब बेसिकली वो जो अस्तित्व धर्म है उसका, उसके रूप में, और परिणाम अनुसंगीयता, कि वो अपनी बनावट संरचना को बनाए रखने के आधार पर अपने आचरण को बनाए रख पाती है। वो तब तक उसी अवस्था उसी स्वरूप में बनी रहती है जब तक कि किसी और में न बदल जाए। संगठन विघटन के रूप में वातावरण के साथ इंटरेक्शन का काम होता ही रहता है। ऐसे ही क्रिया में देखिएगा तो रचना विरचना के रूप में वो दिखता है कि संगठन विघटन पूर्वक रचना विरचना की क्रिया होती है। इसी आधार पर पदार्थ अवस्था में नई नई इकाइयों के, नई नई रचनाओं के बनने का काम होता है।
इसी तरह से प्राण अवस्था को देखने जाते हैं तो रचना विरचना के साथ साथ उसमें श्वसन प्रश्वसन की भी क्रिया दिखती है। अस्तित्व धर्म के साथ उसका पुष्टि होने का भाग भी दिखता है। उसी तरह से संगठन विघटन के साथ उसमें सारक मारक होने की बात भी दिखाई देती है। और बीज वृक्ष परंपरा से वो अपनी परंपरा को बना के रखते हैं, ऐसा हमने आम अमरूद कटहल लीची 4 चीज के लिए भी देख लिया। तो धीरे धीरे सबके लिए वो बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई, प्राण अवस्था की हर इकाई यानी हर पेड़ पौधा लता गुल्म झाड़ी जो है, वो बीज वृक्ष न्याय से अपनी परंपरा को बनाए रख पाते हैं। जी भैया। जी। ठीक है, पर्याप्त है स्पष्ट। या कुछ और कहूँ? नहीं, पर्याप्त है। क्यों? थैंक यू भैया। वंदन प्रफुल्ल भैया का कोई प्रश्न था, एक बार माइक दे के पूछ लो उनसे भी। जी भैया। प्रफुल्ल भैया आपको माइक दिया है। हाँ, नमस्ते श्याम भैया। वो अदिति दीदी के सवाल जवाब से थोड़ा क्लियर हुआ। पर जब आप अखंड वास्तविकता को एक इकाई के रूप में देखने बोल रहे थे तो उसका चित्रण नहीं होता है, पर जैसे ही आप भौतिक रूप में एग्जाम्पल देते तो उसका फट से चित्रण हो जाता है। तो मतलब वही सवाल था, पर ठीक है, मेरे ख्याल से वो अभ्यास की बात है, या फिर उसको वो चित्रण में आना वो अभी उतना सहज नहीं हो पाता जितना कोई भी भौतिक वस्तु से वो जो मतलब होल टू पार्ट और पार्ट टू होल वाला चीज है वो समझ में आता है। पर अखंडता का चित्रण ही नहीं हो पाता है, मतलब अभी तो ऐसा स्थिति है कृष्णा। नहीं, उसको थोड़ा प्रयास करते ना, नीचे से शुरू करते, जैसे धरती एक इकाई के रूप में दिखती है कि नहीं, जी। ये चित्रण हो जाता। हाँ हाँ, ये आ जाता है। हम सब अपने को उस धरती के साथ जुड़ा हुआ देख सकते हैं। पेड़ पौधों को, हवा मिट्टी पानी को, पहले तो उनको देखो, फिर पशु पक्षी और आदमी को भी देख लेना। जी अब ये धरती को लौट के देख सकते हो कि ये सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, इस रूप में सोलर सिस्टम को फंडामेंटल रियलिटी के रूप में हम देखें, और सूरज धरती चंद्रमा मंगल ये सब को उसके एक हिस्से के रूप में देखें। जी ये बात पकड़ में आई? जी जी भैया। थोड़ा और इसको ऊपर उठा के देखोगे तो सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का हिस्सा है, मिल्की वे का फॉर एग्जाम्पल, तो मिल्की वे को एक रियलिटी के रूप में देखें और अलग अलग सोलर सिस्टम को उसके एक हिस्से के रूप में देखें। हाँ भैया। अब इसको फर्दर बढ़ाओगे तो जो मल्टीपल गैलेक्सी का समूह है, उसका जो भी नाम दे लो, मैं अभी उसको एक अस्तित्व नाम दे रहा हूं, कि उसको एक रियलिटी के रूप में देखें, एक वास्तविकता के रूप में देखें, और अलग अलग मिल्की वे या आकाश गंगा को उसके एक हिस्से के रूप में देखें। हाँ भैया, ये मतलब ये तो फैला सकते हैं, पर वो अनंत का या फिर अखंडता का चित्रण, मतलब ठीक है, आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे वो फैलते जा रहा है। और वो एक मतलब होल टू पार्ट और पार्ट टू होल भी हो रहा है। पर उसका एंड मतलब, क्योंकि अनंत है वो, तो एंड तो इमेजिन ही नहीं कर सकते ना। वो मैं पूछ रहा था कि आप जैसे जैसे उसको फैलाते जा रहे एंड वैसे वैसे इमेजिन मेरा भी क्यों चित्रण। करना चाहते हो? एंड क्यों इमेजिन करना चाहते हैं हम? उस होल का हमको वो होने की जरूरत नहीं है ना। होल अगर एंडलेस भी है हम्म। तो उसको एंडलेस ही देखा जा सकता है ना। होल हाँ को वो एंडलेस। एंडलेस देख करके। हाँ वो एंडलेस यस को यस। वो एंडलेस को चित्रण में मतलब उसको चित्रित नहीं कर सकते ना उसको। मतलब समझना पड़ेगा या फिर उसको महसूस करना पड़ेगा, मतलब उस पे आ जाता हूँ मैं कि मतलब जो अदिति दीदी भी बोल ही रही थी कि उसको महसूस करना पड़ेगा वो एंड वाला, एंडलेस वाला चीज। मतलब सीमित वस्तु को तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, भले ही वो मतलब मिल्की वे, फिर मिल्की वे का समूह, फिर मिल्की वे के समूह, फिर उसका मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें तो मतलब एस्ट्रोनॉमी में है ही। उसको मतलब
इमेजिन कर ही सकते हो, उसको नाम भी दिया है बहुत सारी चीजों ने, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। पर वो चित्रण, मतलब वो चित्रण चित्र के रूप में भी उपलब्ध है, इंटरनेट पे आप ढूंढोगे तो बहुत सारा चीज, पर एंडलेस का चित्रण नहीं हो पाता है मतलब। और अब जैसा बोलो, उसका इमेजिन करने का जरूरत भी नहीं है ऐसा, वो भी ठीक लग रहा है। मैं उसको ऐसा कहूंगा कि एंडलेस का चित्रण तुम छोड़ दो, जितना दिखाई देता है या जहां तक अपनी कल्पना फैलती है उसको हम्म। एक अखंड वास्तविकता के रूप में हम पहचान लेना और उसके एक हिस्से के रूप में हम अपने को देखना शुरू करें। हम्म। अभी तो इस काम को सिर्फ धरती के लिए भी शुरू कर दोगे ना, छोड़ो हाँ बाकी भैया। सारी चीजों को, तो कम से कम धरती से तो मारा मारी खत्म हो जाएगी। जी जी भैया, ये भी ठीक है, ठीक बात है। उतना भी पर्याप्त है कि धरती को ही एक वास्तविकता के रूप में हम देखना शुरू करें और उसके एक हिस्से के रूप में अपने को, तुमको, बाकियों को देखना शुरू करें। वो तो धीरे धीरे जीना जितना फैलता जाता है उतना फिर आगे के लिए और स्कोप खुलता जाता है। जी भैया, ठीक बात हाँ जी। नमस्ते। है। नमस्ते। बढ़िया। एक हैंडरेज है बंधन। भैया, तो ये जो अस्तित्व की जो मूलभूत वास्तविकताएं हैं, जो तीनों पॉइंट जो हैं ऊपर के, तो हम सब इस सह अस्तित्व में डूबे भीगे गिरे हैं, इस तरह से उसको देखने से, या फिर कोई भी एक वास्तविकता को ले, जब तक लेके नहीं चलेंगे तब तक नीचे जो मानव के साथ काम करने का भाग है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ये समझ में आ रहा है स्लाइड से। मतलब यदि हम सिर्फ ये नीचे वाला काम करना चालू करेंगे और किसी वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तो ये नीचे वाला होगा ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। और जैसे ही हम किसी वास्तविकता को ध्यान में रखे हुए हैं, मानव जो है उसकी मूलभूत चाहना सही ही है, यदि इसको, या फिर हम सब एक अस्तित्व का भाग हैं, हमारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी एक चीज को लेते हैं, तो नीचे का जो अभ्यास है वो इजी हो जा रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। जी, अपने में वो विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव बनाए रखने के लिए निरंतरता में तो किसी मूलभूत वास्तविकता पर ही ध्यान चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो भाव को कोई स्थिर आधार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और भैया, इतनी सारी चर्चा होने के बाद ना फिर से, मतलब कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने जीजू वाली जो एग्जांपल को रखा, फिर भी जब वो कुछ गलती करेंगे तो वो एक भाव आ ही जाता था कि अरे आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी को आप समझ नहीं रहे हो, ऐसा एक भाव आ ही जाता है। इतने सारे डिस्कशंस के बाद आपके साथ भी इतने अच्छे डिस्कशन हुए, और आ ही जाता था। और अभी वो बात क्लियर हो रही है कि जब मूलभूत वास्तविकता को ध्यान में रखते हैं तो विश्वास, सम्मान, स्नेह का भाव रखना तो मेरी नीड है एक तरह से। और उसके साथ फिर उनके लिए भी मैं सहयोग कर पाऊंगा, जो नीचे का जो पार्ट है, नीचे वाला। तो ये चीज अभी क्लियर हो रहा है, नहीं तो फिर ये ना फिर से ऐसे विशेष सर्कल जैसे फिर से आ जाता था। पर अभी इस पे थोड़ी क्लैरिटी बन रही है, इस पे अब काम करूंगा मैं। ये बिल्कुल, जब दिख जाए कि काम करने की जगह दिख रही है तो लग के काम कर लेना होता है। जी जी भैया। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते भैया। नमस्ते, नमस्ते। बढ़िया। तो ऊपर वाला जब देखते हैं ना, तो नीचे वाले में विशेष मानव के लिए भी ये तीन मुद्दा पहले देखना जरूरी है, उसके सही पक्ष को पहचानने का, स्वीकारने का, उसकी सराहना करने का। इनफैक्ट ये जो पहला स्टेप ही इतना सरल और सामान्य दिख रहा होगा ना आपको, ये आपको दिखेगा कि जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर हमको जो अपने नजदीकी संबंधों में शिकायत होती है, वो शिकायत इसी बात की होती है कि हमारे सही पक्ष को पहचाना नहीं जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, उसका रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन नहीं होता है। और जो हमारा कमी वाला पक्ष होता है, अगला सिर्फ उसको ही पॉइंट आउट करता रहता है, और वो हमारी पीड़ा का, परेशानी का, शिकायत का एक बड़ा कारण बनता है। तो ये पहला पॉइंट जो इतना सरल दिख रहा है ना, इसको अगर घर में अपने साथ रहने वाले दूसरे लोगों के लिए हम करना शुरू करें ना,
आपको दिखेगा कि उनका बहुत सारा घाव भरने का काम बहुत सहज रूप में होने लगता है। इनफैक्ट ये सब के इम्पैक्ट कितने हैं वो आप करने जाएंगे तब दिखेगा कि सामान्य से सामान्य दिखने वाली बातों का भी असर कितना है, वो दिखेगा आपको। क्योंकि हमारे सही पक्ष को जब स्वीकारा नहीं जाता है, उसकी पहचान नहीं होती है, उसका एप्रिसिएशन नहीं होता, उसका रिकॉग्निशन नहीं होता, तो जो खालीपन हमारे अंदर बनता रहता है ना, उस खालीपन को भरने के लिए फिर हम बीसियों तरह के उपाय करते हैं। एक तो वो खालीपन की पीड़ा होती है अपने अंदर, फिर उसको भरने के लिए बीसियों तरह के जायज नाजायज उपाय करते हैं हम, जो ठीक हो सकता है सिर्फ इस एक काम से। उसी तरह से उनसे मिले सहयोग का स्मरण करने से हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता का, गौरव का भाव आता है। फिर उसके जीने में जब अपनी ओर से हम कुछ सहयोग करते हैं, कम से कम शुभ कामना ही रख सकें, शुभ भाव ही रख सकें, और आवश्यकता हो तो सेवा और सुविधा से भी हम सहयोग कर सकें, तो इस आधार पर अगले का हमारे प्रति जुड़ाव बनता है। हम जाने अनजाने ये सब नहीं करके सलाह देने से, सुझाव देने से, या ताना मारने से, या दूसरे को नीचा दिखाने से, या कम बताने से हम शुरू करते हैं सुधार के नाम पर, तो बात ही आगे नहीं बढ़ती है। इतने के बाद देखिएगा तो जो उसकी कमियां वाला पक्ष है, चाहे वो शराब पीने का हो, कि सिगरेट पीने का हो, कि चोरी करने का हो, कि किसी और काम का हो, कि ऊंची आवाज में बोलने का हो, कि गुस्सा करने का हो, इन सब जगहों पर उसकी जरूरत को पहचान करके उसको पूरा करने के अन्य मानवीय उपाय क्या हो सकते हैं। अभी जो उसने अमानवीय उपाय चुन लिया है, उसकी जगह अन्य मानवीय उपाय क्या हो सकते हैं, उस पर चर्चा करना और उसमें अपनी भागीदारी ऑफर करना, ये अगले के साथ जीने का ढंग बनता है। और अपने संदर्भ में देखेंगे तो ये जो कठिन से कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं अगले की नासमझी बस, अपनी जागृति में हम इन सब परिस्थितियों को कैसे सीढ़ी बना सकते हैं, इसको सोचने की जरूरत है। कि ये कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमारे लिए वस्तुतः एक अवसर हैं अपनी जागृति में एक कदम आगे बढ़ने का। क्योंकि जागृति का अंतिम स्तर यही है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम अपने में संतुलित रहते हैं और परिस्थिति के बेहतर होने में भागीदारी करते हैं। प्रेम और करुणा पूर्वक जो जीने की बात है, अपने में आनंद की स्थिति का या परमानंद की स्थिति का मतलब यही है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम अपने में संतुलित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। आनंद या परमानंद की स्थिति में जीने का मतलब यही है। उसका ये मतलब नहीं है कि परिस्थितियां सब ठीक हो जाती हैं। उसका मतलब यही है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम उसमें संतुलित बने रहते हैं। और दूसरा, प्रेम और करुणा पूर्वक जीने का मतलब यही होता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम उसके ठीक होने में अपनी भागीदारी का निर्वाह कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। सुनील भैया का कोई प्रश्न है? वंदन, माइक दे देना उनको, रिस्पॉन्ड कर दे। प्रणाम श्याम भाई। प्रणाम जी। जी जी। मैं कहता हूँ आपने जिसे लिखा कि प्रकृति की बाकी जो तीन अवस्थाएं हैं उनमें तो हर इकाई निश्चित आचरण से तो स्वयं व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदार, ठीक है। मानव में जो शरीर है वो प्राणाव से कहिए तो वो भी अपने आप में व्यवस्था दिख ही रही है। तो शरीर अपने आप वो स्वस्थ ही है, व्यवस्थित ही है, और हमारी गलती से बीमार होता है, बाकी उसके बावजूद ही वो खुद सेल्फ हील करता है। तो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी तो शरीर के लिए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी क्या हुआ, वो जीवन की जागृति में सहयोगी इसलिए। जीवन की और क्या। जागृति में सहयोग होना भी उसका एक भागीदारी है भैया। पेड़ पौधों में हम पानी दे पाते हैं तो वो भी एक भागीदारी है। अच्छा, पशु ओके पक्षियों ओके। का ध्यान रख पाते हैं, वो भी एक भागीदारी है। ओके ओके, शरीर के माध्यम से हम कर तो जीवन रहा है, लेकिन शरीर के माध्यम से इसलिए वो उसकी व्यवस्था में भागीदारी होगी, बड़ी व्यवस्था में, जी ठीक है। जी जी। हाँ नहीं ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया। और फिर जीवन जो है तो बाकी तीन अवस्थाएं भी आचरण के साथ है। शरीर भी
व्यवस्था ही है। जीवन जो है उसको, व्यवस्था को पक्षधर है। जी। और उसमें फिर आपने सब लिखा तो ये ठीक है। ये हर व्यक्ति को देखें तो हमारे, ये देखे बिना भी हमारे अंदर ये स्वीकार हो जाना चाहिए भी मैं को विशेष तो बनाया नहीं ऊपर वाले ने। ऊपर वाले की अब तो प्रकृति ने जी। अब विशेष बनाया नहीं है तो मेरा जीवन और बाकी जीवन में फर्क कैसे होगा। और अगर मैं बिना वजह गुस्सा नहीं करता हूँ तो सामने वाले बिना वजह गुस्सा तो कर नहीं सकता, पागल थोड़ी है। मैं भी अगर बिना वजह गुस्सा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ तो सामने वाला भी ऐसा नहीं, तो इसका मतलब गुस्सा कर रहा है तो कोई उसकी नीड पूरी नहीं हो रही है। तो ये है ना। और अ, सहजता से आप अगले से अगर पूछेंगे ना आराम में रहते हुए, तो अगला हाँ बता भी देगा उस बात को। हाँ, ठीक बात है। नहीं, आजकल मैं ये कोशिश करता रहता हूँ जिसको भी देखूं तो मुझे लगे भी कि यार मैं कोई विशेष तो हूं नहीं, और मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को प्रकृति ने कुछ अलग बनाया है। तो हम सब एक जैसे ही हैं, और गुस्सा मैं भी बिना वजह होता ही नहीं हूं, तो कभी नहीं हुआ आज तक, तो वो भी सामने वाला बिना वजह नहीं हो सकता है। और तो कोई वजह है, वो वजह पकड़नी है। वजह पकड़ ली, उसको एड्रेस किया तो हाँ। उसमें गलती ये होती है कि हम मानते हैं कि हम सही कारण से गुस्सा होते हैं, अगला गलत कारण से होता है। ये मान्यता अगर काम करती है तो वो तकलीफ इसमें देती आगे है लिखा है भैया। कि भी ठीक है, ये तो एक कॉमन बात है जो हर मनुष्य के साथ हम वास्तविकता पे ध्यान बनाए रख सकते हैं। अब सामने जो भी आ गया, मान लो पत्नी आ गई, पिता आ गए, कोई भी आ गए, तो ये भी मुझे नीचे वाला बात स्वीकार हो गया कि हर व्यक्ति को अप्रिसिएशन तो चाहिए। तो उसने जो भी किया है अच्छा, उसको अप्रिशिएट करना बनता भी है, वो करना ही चाहिए, और कृतज्ञता दिखानी चाहिए, तो सामने वाले से कनेक्शन बनता है। लेकिन घर में क्या होता है, देखो अब तक कभी ध्यान गया नहीं इस चीज पे। कमी पे तुम ध्यान दिलाते हैं साथ वाले का, अच्छाई पे अप्रिशिएट ये मान के कि बाई डिफॉल्ट भाई अच्छा तो सबको करना ही है, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो। तो ये कमी तो रही मेरी भी कि मैंने घर वालों के अच्छे पक्ष को ऐसा अप्रिशिएट नहीं किया। तो उससे कारण एक गहरी मान्यता मेरे पिता में भी बन गई है। वो क्या है कि मैं 30 साल से सार्वजनिक जीवन में रहा, तो अब वो उनका समाज के प्रति रुझान नहीं है। तो मैं हमेशा दूसरे को गुरु के रूप में देख के, और वो कहते थे यार तू मेरी तो मानता ही नहीं है, तू तो राजी ऋषि की मानता है। उन्होंने कहा नहीं, तो घर में आपकी मानते हैं, आप बड़े हैं। घर के बाहर आपकी समझ नहीं है तो उनकी मानते हैं समाज के उसमें। तो ये मेरा बोलने का तरीका, अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये ठीक नहीं था। ऐसा बोलने से सामने वाले को छोटापन महसूस होता है कि मैं उसको छोटा मान रहा हूँ, कम समझदार मान रहा हूँ। तो उससे फिर क्या कि वो उनके ये बैठ गया कह रहा है कि ये मुझे तो मानता ही नहीं है, ये तो दूसरों को ही मानता है। तो अब अगर मैं बातचीत में समय समय पे उनको थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, रिवाइज करता रहता भाई, यस भाई आप गांव से निकल के यहाँ आ गए तो हम भी पढ़ लिए कर लिए, वरना मेरे चाचा से गांव में रह गए तो उनका बेटा भी गांव में ही है, उनका पोता भी गांव में ही है। तो ऐसे करके यूँ थोड़ा सा उनके प्रति जो भी उन्होंने अच्छा किया है ये अप्रिशिएट करते हुए करता, तो थोड़ा ये मान्यता उनकी नहीं बनती था उनको क्या कि अब अच्छा बन गई हो तो अब क्या कि जीवन विद्या में आकर खासकर अभी गणेश सर और आपके संपर्क में आने के बाद ये ध्यान जा रहा है कि सामने वाले को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर वाला ही हो। तो बाहर तो एक्नॉलेज में कर लेता हूँ, घर में क्या है कि ऐसा कभी ध्यान गया नहीं मेरा, गलती रही है। और हर व्यक्ति ये तो एक्सपेक्ट करता ही है कृतज्ञता तो, जो उसने किया है, और बनती भी है। अब वो नहीं किया तो ये जो मान लो लंबे समय से एक बन गया मान्यता, गहरी मान्यता बन गई, तो उसको ठीक करने में भी बहुत समय लग रहा है। तो धैर्य बनाए रख रहा हूं मैं। लेकिन वो फिर भी मान अच्छा मैं उनको अप्रिशिएट कभी कर देता तो वो कहता तू तो कोई काम है तेरे को मेरे से इसलिए अप्रिशिएट कर रहा है, अब तक तो बोला नहीं कभी। मैंने कहा भी देखो मुझे अब समझ में आया कि मैं कभी खाली बैठ के सोचा तो वास्तव में लगा यार कि जिंदगी में आज जहाँ पहुंचे उसमें आपने तो कुछ लिया ही नहीं, हमसे दिया ही दिया है। अब बोलते थे वो कहते तू तो तर्क लगाता है, तू तो क्या कहते हैं हर बात का जवाब देता है, तू तो ये अब ऐसा कह रहा है। तो वो मैं अब सुधरने का प्रयास भी कर रहा हूँ।
तो वो उसको हैंड टू हैंड नहीं ले रहे हैं, मतलब। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा धैर्य और बनाना पड़ेगा शायद। वो कह रहे संस्कार में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है उसके परिमार्जन में, सामने वाले का भी ध्यान चला जाए। तो इसमें थोड़ा सा और बताएं तो अच्छा है। आज समय 10:05 हो गया है, इसलिए मैं बहुत नहीं बता के एक कहानी सुना के क्लोज कर देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम इस पर और बात कर लेंगे। वो हमारे यहाँ वो गोनू झा नाम से एक व्यक्ति हैं जिनकी कहानियां चलती हैं, जैसे अकबर बीरबल की चलती ना, वैसे। तो कहते हैं कि मिथिला के राजा ने एक बार सबको एक एक बिल्ली दिया और कहा इसको खूब खिलाओ पिलाओ, अगले दिन जब हमारे यहाँ लाओगे तो ये दूध नहीं पीनी चाहिए। तो कहते हैं हर आदमी अपनी बिल्ली लेके गया और मोटी ताजी खिला पिला के एक सप्ताह बाद और उसके सामने दूध रखे तो सबका बिल्ली दूध पीने लगे। गोनू झा की जब बिल्ली गई तो एकदम मरियल सी दुबली पतली बिल्ली थी, और जैसे ही दूध देखे वो भागना शुरू कर दे, पिए ही ना उसको। तो राजा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई तुम्हारी बिल्ली देख के लगती है कि भूखी भी है और खा पी भी नहीं रही है, कारण क्या है इसका। तो उसको प्रथम पुरस्कार मिला। तो उसने बताया कारण एकदम सिंपल है कि हमने इसको एक सप्ताह कुछ नहीं खिलाया, लेकिन दूध सामने रखा और जैसे ही ये दूध पीने गई उसको 4 चांटे मुंह में लगाए ठीक से। तो अब 10-15 बार जब बिल्ली दूध पीने जाए और उसको चांटे लग जाएं, तो उस बिल्ली की स्थिति ऐसी हो जाती है कि आगे उसको रखते हैं हम दूध, उसको दिखाई देता है चांटा, तो उसको थप्पड़ दिखाई देता है, रखते हैं हम दूध, तो हमको तो लगता है कि हम दूध रख रहे हैं, बिल्ली भाग क्यों रही है। भाग इसलिए रही है कि पिछले एक सप्ताह का एक्सपीरियंस है उसका कि दूध दिखा के थप्पड़ मिला है उसको। तो हम जब ठीक करने भी जाते हैं ना कई जगहों पर, तो अगले को यही डाउट होता है कि किसी काम से आया है, कुछ अपना जरूरत है इसलिए इस तरह की बात कह रहा है। उसको ये भरोसा नहीं होता है कि अगले में बदलाव हो गया है। और ठीक भी है, वो भरोसा होने में थोड़ा टाइम लगता ही है, और मुझे लगता है कि उस पर काम करते हैं तो वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कभी आराम से उस पर और बात हो सकती है, आज और डिटेल नहीं करता हूं मैं उस पर, किसी और दिन बात करेंगे। बट कोर आइडिया इतना ही है कि वो जो पुराना गड्ढा हमारा खोदा हुआ रहता है ना, थोड़ा समय लेता है वो भरने में। और अभी थोड़ा ज्यादा वो इसलिए भी लगता है क्योंकि हम भी जो अभी ठीक करने जाते हैं ना, तो 4 बार ठीक करते हैं, 2 बार हम भी बीच में थप्पड़ मार ही देते हैं, हमको पता नहीं चलता है। हमको तो पता नहीं चलता है वो थप्पड़ मारते हुए, लेकिन अगले को तो चोट लगती है। तो वो तो पहले से ही डरा हुआ है, और 4 बार में एक बार ही सही उसको थप्पड़ मिल जाए तो उसकी वही मेमोरी और मजबूत होती है। तो टाइम लगता है बेसिकली अपने परफेक्शन पाने में। और मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि अगर हम खुद में वो परफेक्शन पा लेते हैं ना, तो अगले में बदलाव के लिए तो मैक्सिमम जो चाहिए वो 3 महीने का समय सफिशियंट है। पर अपना परफेक्शन आना जरूरी है उसमें। बढ़िया, आवाज आ रही वंदन मेरी? जी भैया आ रही है। बढ़िया, ठीक है। सुनील भैया कुछ अर्जेंट तो नहीं, नहीं तो आज पूरा नहीं नहीं, कर बस सकते ठीक हैं, है। अगली नहीं बार नहीं, करेंगे। चलो। मैं तो ये खुश हूँ कि चलो जीन विद्या का मेरा ध्यान चला गया कि वास्तव में नियत सही होते हुए भी चाहना सही होते हुए मेरे से गलती क्या हुई कि हर व्यक्ति ने जो भी किया है उसको तो याद रखना ही चाहिए। हम क्या घर में, मतलब मैं मेरी बात करूँ, मैं घर में जो सही है उसको एक्नॉलेज नहीं किया, और जो ये कम किया, और जो गलत हुआ उसको मैं सबको बताता रहा। तो उसमें इंटेंशन तो ये था भी सामने वाला ठीक करे, कोई ऐसा नहीं था काटना, लेकिन ये मनोविज्ञान नहीं समझा मानव का। तो मानव की जो डिजाइन बताई जीवन विद्या में, तो अब मुझे समझ में आया कि वास्तव में जीवन की क्रियाएं चलती है ऐसे। तो उसमें आपको जैसे आपके चलती है सामने चलती, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था। अगली बार ध्यान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अम, सब ठीक होगा ऐसी आशा है। हाँ ठीक है, समय लग रहा है तो ठीक है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। वंदन क्लोज कर सकते हैं आज? जी भैया।
ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सभी लोग अनम्यूट करके नमस्ते कर सकते हैं। नमस्ते नमस्ते भैया, भैया, धन्यवाद धन्यवाद। भैया। नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद, सभी सबको को। बहुत बहुत भैया धन्यवाद। बहुत नमस्ते, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। नमस्ते भैया। सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया।